हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर कोचिंग सेंटर। माई सेल्फ आरपी सिंह। आज जो टॉपिक हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वह विलियन की सांद्रता को रिप्रेजेंट करने के मेथड्स हैं। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन। इसके बाद हम लोग मोल प्रभास की बात करेंगे, मोलरता की बात करेंगे एंड मोललता की बात करेंगे। अगर आपको इसके अलावा भी जो मेथड्स हैं जैसे परसेंट WIW या परसेंट VYV या परसेंट WIV, इनको अगर समझना है तो आप लोग हमारे प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। आइए बात करते हैं हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन। क्या है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, जिसे हिंदी में विलियन की शक्ति कहते हैं। तो अगर स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको सिंपल वे में अगर इसे डिफाइन करना है तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं विलिय की मात्रा, विलिय की मात्रा, और इसको हमें ग्राम में लेना है, विलिय की मात्रा ग्राम में। ठीक, और डिवाइड बाई लिखना है आपको बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, और बिलियन का आयतन आपको लीटर में लेना है। तो अब यहीं से हम लोग इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगी बिलियन की शक्ति की डेफिनेशन? 1 लीटर, नीचे वाले को हमेशा क्या कर लिया जाता है, इकाई कर लिया जाता है। जो यहाँ पर हर में लिखा होता है उसे इकाई मान लिया जाता है। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलिय की मात्रा, विलिय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? उस बिलियन की शक्ति कहलाती है, उस बिलियन की शक्ति कहलाती है। तो देखो ये डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित बिलियन की ग्राम में मात्रा बिलियन की शक्ति कहलाती है। तो बहुत ही सिंपल वे है। अगर आपको बिलियन की सांद्रता रिप्रेजेंट करना है किस रूप में, बिलियन की शक्ति के रूप में, आपको 1 लीटर सॉल्यूशन लेना है और बस इतना चेक करना है कि उस 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम विलिय घोला गया है, कितने ग्राम विलिय घोला गया है, यह चेक करना होता है। ठीक, चलिए मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन। अब हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह है मोल। बट मोल को सीखने से पहले हमें पहले अणुभार निकालना सीखना होगा कि क्या होता है अणुभार। तो पहले टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करेंगे वह है अणुभार। देखिए अणुभार या फिर मोलर द्रव्यमान। तो अगर आपके पास कोई अणु होता है तो अणु जो होगा वह परमाणुओं से मिलकर बना होगा। तो अगर आप सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग कर लेते हैं, अगर आप सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग कर लेते हैं तो जो द्रव्यमान आएगा, अगर आप उसे ग्राम में मेजर करते हो, अगर आप उसे ग्राम में मेजर करते हो तो वही क्या कहलाएगा? अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट, या फिर उसे मोलर द्रव्यमान कहते हैं। अगर मोलर द्रव्यमान की अगर आप डेफिनेशन देना चाहोगे तो आप सिंपल वे में डेफिनेशन दे सकते हो कि 1 मोल, अगर आप 1 मोल अणुओं का अगर द्रव्यमान कैलकुलेट कर रहे हो तो वह आपका क्या कहलाएगा? मोलर द्रव्यमान। तो 1 मोल अणुओं का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। ठीक, अगर हम लोग इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट जो रहेगी वो ग्राम पर मोल रहेगी। क्या रहेगी? ग्राम पर मोल। और एक एग्जांपल लेकर हम लोग इस चीज को समझते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को मोलर द्रव्यमान या फिर अणुभार, जिसे हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट, उसे कैलकुलेट करना है। लेट दैट हमारे पास है CH4 अणु के रूप में, और CH4 का हमें मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है या फिर मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान या फिर अगर हम लोग बात करें किसकी, मॉलिक्यूलर वेट की, से हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। तो MCH4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? कार्बन के कितने एटम्स हैं? 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाई कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, 1 मल्टीप्लाई बाई कार्बन का परमाणु द्रव्यमान। ठीक, प्लस करके, अब प्लस करके क्या लिखना है आपको? हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान। हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है? 4। तो 4 मल्टीप्लाई बाई हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 12। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 1। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 12, और अगर आप लोग इनका एडिशन कर दो ये हो जाएगा 16, और यहाँ पर ग्राम पर मोल। और यही आपका क्या कहलाएगा? या तो आप इसे मोलर मास बोल दो या फिर मॉलिक्यूलर वेट बोल दीजिए। क्लियर है पॉइंट? तो समझ में आ गया। देखिए एक और एग्जांपल यहाँ पर हम लोगों ने लिखा हुआ है कि SO2 का मूल द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो SO2 के मूल द्रव्यमान की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ क्या लिखा है? 1 मल्टीप्लाई बाई सल्फर का परमाणु भार प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीजन का परमाणु भार। सल्फर का परमाणु भार कितना है? 32। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है आपका? 16। और जब हम लोगों ने वैल्यू पुट करी तो आपका टोटल जो आ गया 64 आ गया, और यूनिट क्या रहेगी? ग्राम पर मोल। ठीक, तो अगर आप लोगों को अणुभार निकालना है या फिर मोलर द्रव्यमान निकालना है तो जो भी आपको अणु दिया जाए उसमें उपस्थित जितने भी परमाणु हैं सभी के परमाणु भारों का आप योग कर लेना, और उसका जो
योग करने के बाद में जो द्रव्यमान आएगा वो हमें किस में लेना है, ग्राम में लेना है। वही हमारा क्या कहलाएगा, मोलर द्रव्यमान या फिर अणु भार कहलाएगा। आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने दिया है इसमें लिखा है निम्न अणुओं के मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो जो अणु आपको दे रखे हैं इनके मोलर द्रव्यमान आप लोगों को कैलकुलेट करने और इनके आंसर कमेंट में लिखने। ठीक, चलिए अगर आप लोग अणु भार निकालना सीख गए तो अब आप आसानी से क्या सीख सकते हैं, मोल निकालना सीख सकते हैं। तो देखिए मोल क्या होगा, मोल को हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। मोल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एन। और जो मोल का फॉर्मूला रहेगा वह रहेगा दी गई मात्रा, जो भी पदार्थ होगा उसकी मात्रा दी गई होगी उसे लिखना है आपको, और दी गई मात्रा हमेशा किस में लिखनी है, ग्राम में, और डिवाइड बाई आपको लिखना है अणुभार। या तो आप अणुभार लिख सकते हो, अदरवाइज आप मोलर द्रव्यमान भी लिख सकते हो। और यूनिट क्या है इसकी, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। मान लेते हैं हमको, जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिया था CH4 का, इसी तरीके से हमें दे रखा है कि 12 ग्राम 12 ग्राम CH4 12 ग्राम CH4 में उपस्थित मूलों की संख्या की गणना कीजिए। हमसे मूलों की संख्या पूछ ली, तो 12 ग्राम क्या दे रखी है हम लोगों को, मात्रा दे रखी है। तो मात्रा दे रखी है 12 ग्राम, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया 12। अभी CH4 का हम लोगों ने अणुभार जो निकाला था वो कितना आया था, 16। तो ये हो गया 16। ठीक है, अब इसे आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3/4, और 3/4 को भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7, और ये हो गया 5। तो 0.75 मोल आपके पास हैं प्रेजेंट किसके, 12 ग्राम CH4 के। 12 ग्राम CH4 में 0.75 मोल उपस्थित हैं। आप इसका अर्थ ये निकाल सकते हो। तो इजी निकाल सकते हैं हम लोग, इजीली मेथड है ये कि भाई दी गई मात्रा लिखनी है आपको और डिवाइड में क्या लिखना है, अणुभार लिखना है। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग, क्या है ये, देखिए मोल यहाँ पे लिखा हुआ है किसी पदार्थ की ग्राम में दी गई मात्रा उस पदार्थ के मूल द्रव्यमान के अनुपात को मूल द्रव्यमान कहते हैं। तो किसी पदार्थ की ग्राम में दी गई मात्रा व उस पदार्थ के मूल द्रव्यमान के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, मोल कहते हैं। और इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एन से। अगर एन से अगर इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एन बराबर क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मूला W/M। W जो है यहाँ पर वो है दी गई मात्रा किसी पदार्थ की, और जबकि M जो है वह क्या है, अणुभार है। ठीक, अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आपके लिए सॉल्व करा हुआ है कि 88 ग्राम CO2 में मोल की गणना कीजिए। 88 ग्राम CO2 मोल की गणना, तो W कितना दे रखा है आप लोगों को, 88 ग्राम। अब हम लोग MCO2 यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। MCO2 कैलकुलेट करने के लिए आपको 1 मल्टीप्लाई बाई कार्बन का परमाणु भार प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीजन का परमाणु भार। 1 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, 12। कार्बन का परमाणु भार कितना है, 12, और 2 मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है, 16। तो ये हो जाएगा 12 + 32। अगर आप लोग इसका एडिशन करेंगे तो ये आएगा 44। और हमने बोला था यूनिट इसकी क्या लेनी है आपको, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। तो इसका मतलब यह इसका क्या निकल के आ गया, मोलर मास, और यह इसका क्या है, दी गई मात्रा। तो दोनों को वैल्यू को अगर फॉर्मूले में पुट करें तो क्या होगा, 88 डिवाइड बाई 44, और आंसर आ गया आपका 2 मोल। इसका मतलब हम लोग यह कह सकते हैं कि 88 ग्राम, अगर 88 ग्राम अगर आपके पास में क्या है CO2, तो उसमें जो मोलों की संख्या जो रहेगी वह कितनी रहेगी, 2 मोल रहेगी। क्लियर है पॉइंट। आइए अब अगला यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, और इस न्यूमेरिकल को आप लोगों को सॉल्व करना है कि 36 ग्राम H2 में मोलों की संख्या की गणना कीजिए, और कमेंट में हमें आंसर बताना है। अब अगर आप लोग मोल सीख चुके हो और अणुभार निकालना सीख गए हो, तो मुझे लगता है कि अब आप आसानी से जो भी आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, विलियम की सांद्रता को रिप्रेजेंट करने के मेथड सीखेंगे, उनको आप लोग आसानी से सीख जाओ, क्योंकि वहां पर एक टर्म कॉमन रहेगी, वह है मोल। और मोल की वैल्यू आपको क्या याद रखनी है हमेशा, यहाँ पर इस केस में N = W/M। मोल को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हैं, बट जो इस चैप्टर में हमको यूज में लेना है वह ये वाला लेना है मेथड। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं हम लोग आगे की। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है मोल प्रभाज या मोल भिन्न, या फिर उसी को मोल अंश कहते हैं, और इंग्लिश में इसे कहेंगे मोल फ्रैक्शन। ठीक है, देखिए क्या है मोल फ्रैक्शन, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर आप कोई बिलियन तैयार कर रहे हो तो बिलियन में कई घटक हो सकते हैं, बट हम लोग जनरली यहाँ पर द्विअंगी बिलियन की बात करते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन की। दैट मीन्स ये है कि हमारे सॉल्यूशन में केवल और केवल 2 घटक होंगे। तो अगर आपने कोई भी बिलियन तैयार किया और उसमें 2 घटक हैं, एक A और एक B, और हमने मान लिया कि A के जो मूलों की संख्या है वह है Na, और
बी के जो मोलों की संख्या है वह है एन बी। तो इसका मतलब टोटल मोल जो हो जाएंगे इस सॉल्यूशन में, अगर आप बात करो टोटल मोलों की संख्या, तो वो हो जाएगी एन ए प्लस एन बी। अब हम लोगों को मोल भिन्न निकालनी है। मोल भिन्न का मतलब है कि आपको यह चेक करना है कि भाई जिस भी घटक की आप बात कर रहे हो उस घटक के मोलों की कितनी संख्या है टोटल मोल के सापेक्ष, टोटल मोल के सापेक्ष। तो अगर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ए के मोलों की चेक करना चाहते हैं भाई कितनी संख्या है, तो x से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे मोल भिन्न को, और ए के मोलों की संख्या की अगर हम लोग बात करने वाले हैं तो हम लोग लिखेंगे यहाँ एन ए डिवाइड बाई टोटल मोल एन टी, और एन टी की वैल्यू क्या है हमारे पास एन ए प्लस एन बी, उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। और अगर अब कोई आपसे मोल भिन्न की डेफिनेशन पूछे तो आप लोग सिंपल सा इसी फॉर्मूले से यहाँ पर डेफिनेशन दे सकते हो। तो क्या होगी हमारी डेफिनेशन, बिलियन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक की मोल भिन्न कहते हैं, उस घटक की मोल भिन्न कहते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब आपने जो यहाँ पर मोल भिन्न का फॉर्मूला लिखा है उसमें आप लोग देख रहे हो कि मोल डिवाइड बाई मोल है, दैट मीन्स मोल से मोल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा ये इसका मात्रक नहीं होगा, दैट मीन्स मोल भिन्न एक मात्रकहीन राशि है। कैसी राशि है, मात्रक की। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इसकी डेफिनेशन आप लोग देख रहे हो, बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या, बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक की मोल भिन्न कहते हैं। इसे कैपिटल एक्स से निरूपित करते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया है कि माना कि किसी द्विअंगी बिलियन में दो घटक कैपिटल ए और कैपिटल बी हैं, जिनके मोलों की संख्या क्रम से कितनी है, एन ए और एन बी है। तो अगर हमें ए की मोल भी निकालनी है तो क्या होगा, ए के मोलों की संख्या डिवाइड बाई कुल मोलों की संख्या, तो ये आ जाएगा हमारा। और बी के घटक की अगर हमें मोल भी निकालनी है तो बी के घटक के मोलों की संख्या डिवाइड बाई कुल मोलों की संख्या, एन ए प्लस एन बी। अगर समीकरण एक और दो को जोड़ दें तो आप लोग देख रहे हो कि हमने लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है इनको यहाँ पर ऐड कर लिया है लेफ्ट हैंड साइड पर, और जो राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ है उनको राइट हैंड साइड पर ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर दोनों जगह हर क्या है, समान है। अगर हर समान है तो अंश को आप लोग डायरेक्ट जोड़ सकते हो, तो एन ए प्लस एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। अगर अंश और हर समान है तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या बचा रह जाएगा, 1। तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हो गया बिलियन में अगर द्विअंगी बिलियन था तो उन दोनों घटकों की मूल भिन्नों का योग यहाँ पर क्या 1 है, और ऑलवेज 1 रहेगा। ठीक, अगर ये त्रिअंगी होता तीनों घटकों की मूल भिन्नों का योग क्या हो जाता, 1 हो जाता। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि किसी भी बिलियन में उपस्थित घटकों की मूल भिन्नों का योग सदैव क्या होता है, 1 होता है। तो ये टॉपिक आप लोगों का क्लियर हुआ क्या होती है मूल भिन्न। एक बार और इसकी डेफिनेशन को हम लोग समझ लेते हैं, मूल भिन्न की डेफिनेशन को। देखिए मूल भिन्न की डेफिनेशन हो जाएगी, किसी एक घटक के मूलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल घटकों के मूलों की संख्या के अनुपात को उस घटक की मूल भिन्न कहते हैं, और इसे x से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, चलिए अगर कोई आपसे मूल प्रतिशत पूछ ले तो बहुत ही सिंपल है कि मूल प्रतिशत कैसे निकालना है आपको। सबसे पहले मूल प्रतिशत निकालने के लिए आपको मूल भिन्न कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मूल भिन्न। और मूल भिन्न जो कैलकुलेट होकर आएगी उसी में आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, 100 से। तो वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोल प्रतिशत। तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए वह मोल प्रतिशत पूछेगा, तो आप सोचोगे हमारे पास तो कोई मेथड ही नहीं है। ऐसा नहीं है, आप लोग पहले क्या कैलकुलेट कर लेना, मोल भिन्न कैलकुलेट कर लेना, उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोल प्रतिशत। और एक चीज आपको याद रखनी है, जो भी मोल भिन्न होती है उसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी और 1 से क्या रहेगी, छोटी रहेगी किसी भी सॉल्यूशन के लिए। दैट मीन्स अगर मान लेते हैं हम लोग इसके बीच की कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 2/3 और मल्टीप्लाई बाई हमने क्या कर दिया 100। तो अब 2/3 मल्टीप्लाई बाई 100 कर देने पर यह किस में कन्वर्ट हो गया, मोल प्रतिशत में। किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, मोल प्रतिशत। तो यह चीज़ आप लोगों को समझ में, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 66.6%। ठीक है, चलिए ये आप लोग सीखे मोल प्रतिशत। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वह है यूनिट ऑफ प्रेशर। देखो कुछ जैसे यूनिट ऑफ प्रेशर और यूनिट ऑफ वॉल्यूम आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे जो हम लोग टर्म डिफाइन करने वाले हैं जैसे मोलरता और मोलरता, तो वहाँ पर वॉल्यूम भी आ जाता है, कहीं कहीं पर प्रेशर भी आपको दे देगा जैसे हेनरी लॉ में। तो ये चीज़ स्टैंडर्ड वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। तो यूनिट ऑफ प्रेशर को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए प्रेशर क्या होता है। तो देखिए प्रेशर क्या होगा, प्रेशर होता है F/A, दैट मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया पर कितना अप्लाइड हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो
तो फोर्स की यूनिट जो हो जाएगी वह हो जाएगी आपकी न्यूटन, और एरिया की जो यूनिट है वो हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग पास्कल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पास्कल। तो आपकी जो एसआई यूनिट की अगर हम लोग बात करें प्रेशर की, तो पास्कल रहती है। ठीक, अब जो प्रेशर होता है इसे हम लोग वायुमंडलीय दाब भी कहते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय दाब जो हम लोगों पर अप्लाइड है 1 एटीएम जिसे हम लोग मान लेते हैं। अब हम लोग इसकी कंपेयर इन यूनिट के साथ में करते हैं। तो कई सारी यूनिट्स हैं आपकी प्रेशर की, जैसे एटीएम हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, या फिर टॉर हो गया, या फिर एमएम ऑफ एचजी हो गया। तो ये यूनिट्स में हम लोग कंपेयर करना चाहते हैं। तो 1 एटीएम इक्वल टू होता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यह चीज आपको याद रखनी है। ठीक, 1 एटीएम किसके इक्वल होगा? 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके साथ साथ 1 एटीएम इक्वल टू 1.013 बार भी होता है। किसके होगा? बार के। या फिर आप लोग इसे अप्रोक्सीमेट, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो 1 एटीएम इक्वल टू 1 बार भी मान सकते हो, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1.013 है। और 1 एटीएम इक्वल टू 760 टॉर भी होता है, 760 टॉर। और 1 एटीएम इक्वल टू 760 एमएम ऑफ एचजी। तो ये सब देखिए यूनिट यहाँ पर लिखी हुई है आपके लिए, और इनको आप लोग याद कर सकते हो। ठीक, ये कन्वर्जन आपको पता होने चाहिए, और इस चैप्टर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें किसकी? यूनिट ऑफ वॉल्यूम की, तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम में आपको जनरली लीटर में यूनिट दे देगा। ठीक है, लीटर में, या फिर क्यूबिक डेसीमीटर। क्यूबिक डेसीमीटर जो होता है उसे हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। तो आपको याद रखना है कि 1 लीटर इक्वल टू होता है 1 क्यूबिक डेसीमीटर। 1 क्यूबिक डेसीमीटर, दैट मीन्स अगर कहीं उसने लिख दिया 2 क्यूबिक डेसीमीटर तो वहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप उसे सीधा सीधा क्या समझोगे? 2 लीटर समझोगे। ठीक, और एक और इसमें आपको फंडा याद रखना है कि 1 सीसी, सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 1 सीसी जो इक्वल होता है वो 1 ml के होता है। इसका मतलब जानबूझकर आपको किस में देगा? वॉल्यूम, सीसी में। जैसे उसने लिख दिया 200 सीसी, तो वहां पर परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप इसे 200 सीसी को ही 200 ml कह दोगे, क्योंकि हम लोग ज्यादातर फेमिलियर किसके साथ हैं? ml और लीटर के साथ। बट वो आपको क्या देगा? या तो क्यूबिक डेसीमीटर देगा, या फिर क्या देगा? क्यूबिक सेंटीमीटर। तो क्यूबिक डेसीमीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर अगर वो हमें दे तो हम लोग उनको लीटर और एमएल में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि केवल और केवल हम लोगों को 2 कन्वर्जन यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे। और वह 2 कन्वर्जन आपको क्या याद रखने हैं यहाँ पर? कि 1 लीटर इक्वल टू है 1 क्यूबिक डेसीमीटर। तो इसे हम लोग लिखेंगे इस तरीके से। ठीक, और 1 ml इक्वल टू है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, जिसको हम लोग ये लिख सकते हैं 1 ml इक्वल टू 1 सीसी। और अगर आपको इनका बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज यहाँ पर जाननी है तो आप लोग ये देख सकते हैं। ठीक, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके यूनिट ऑफ प्रेशर एंड यूनिट ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि हमें कन्वर्जन आने चाहिए, और अगर हमें कन्वर्जन नहीं आएंगे तो हम लोग उन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे। आइए अगला हम लोग जो टॉपिक यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वह है मोलरता। क्या मतलब होता है मोलरता का, यह चीज हम लोगों को समझनी है। देखिए, अगर आप मोलरता की बात कर रहे हो तो मोलरता बहुत सिंपल वे में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। मोलरता इक्वल टू एन बिलियर डिवाइड बाई वी लीटर, और वी जो लीटर में लेना है वह बिलियन का लेना है। तो जब भी हम लोगों को डेफिनेशन देनी होती है तो जो हर में लिखा होता है उसको हम लोग इकाई कर लेते हैं, एकांक कर लेते हैं, एक मान लेते हैं। तो आप लोगों को क्या देनी इसकी डेफिनेशन? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित बिलियन के मूलों की संख्या, बिलियन के मूलों की संख्या उस बिलियन की मोलरता कहलाती है, जिसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और कैपिटल एम से अगर आप इसे रिप्रेजेंट कर रहे हो और इसका मात्रक अगर कोई आपसे पूछ ले तो मोल का मात्रक तो मोल रहेगा, और बिलियन का आयतन आपने किस में ले रखा है? लीटर में। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? लीटर। तो इसकी यूनिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी मोल पर लीटर हो जाएगी। ठीक, तो यह इसकी डेफिनेशन लिखी हुई। और अभी आपको मैंने बताया था कि 1 लीटर इक्वल टू किसके होता है? 1 क्यूबिक डेसीमीटर। तो अगर वह 1 लीटर न लेकर वह 1 क्यूबिक डेसीमीटर ले तब भी आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हो। फिर क्या डेफिनेशन बनेगी आपकी कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर में उपस्थित बिलियन के मूलों की संख्या उस बिलियन की मोलरता कहलाती है। चलिए, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को यह मोलरता भी समझ में आ गई हुई। मान लेते हैं कि कहीं पर अगर किसी क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा हुआ है, आपको उसने दे दिया कि 0.25 मोलर NaOH बिलियन। ठीक,
तो अब इसका अर्थ हम लोग क्या समझेंगे, तो देखो बहुत सिंपल वे में हम लोग इसका यहाँ पर अर्थ समझ सकते हैं। 0.25 हमको मोलरिटी दे रखी है, तो m इक्वल टू है 0.25। और अभी आप लोगों को मैंने बताया कि मोलरिटी जो होती है वह होती है n डिवाइड बाई वी लीटर। तो बताओ हम लोग इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? अगर हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.25 इक्वल टू n अपॉन वी लीटर। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर 1 लीटर, ये हो जाएगा अगर तुलना करेंगे हम लोग इनकी लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड से, तो 1 लीटर बिलियन, 1 लीटर बिलियन में विलय के मोलों की संख्या 0.25 उपस्थित है। तो इसका अर्थ ये हो गया 0.25 मोल NaOH के 1 लीटर बिलियन में घुले हुए हैं। ये इसका क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है एग्जाम्पल में, NaOH के 0.25 मोल लीटर इनवर्स बिलियन का तात्पर्य है कि 0.25 मोल NaOH के 1 लीटर बिलियन में घुले हैं। और अगर आपको डेफिनेशन लिखनी तो ये आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक, आइए अगर ये तो बात हुई मोलरता की, अब इस पे न्यूमेरिकल कैसे आएगा, वो न्यूमेरिकल भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, उस बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml बिलियन में घुला हुआ है। तो आपको जो यहाँ पर दे रखी है वैल्यूज क्या क्या गिवन है, स्मॉल w दे रखा है आपको, स्मॉल w दे रखा है आपको 5 ग्राम। तो अब हमें ये पता चलिए, अगर हमें स्मॉल w पता है तो हम लोग m निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट किसका, NaOH का। और मॉलिक्यूलर वेट अगर NaOH का अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, दैट मीन्स 40 ग्राम पर मोल। और यहाँ से हम लोग मोल निकाल सकते हैं, n इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन m, और ये हो गया 5 डिवाइड बाई 40। ठीक, और ये हो जाएगा 1/8। तो हमारे पास जो मोलों की संख्या आ गई 1/8 है। और उसके साथ साथ आपको वॉल्यूम दे रखा है 450 ml, 450 ml। अगर 450 ml को अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहें तो 450 ml को अगर हम लोग लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड, और ये हो गया लीटर में। ठीक, अब सिंपल सा फॉर्मूला है मोलरता का, मोलरता बराबर है n अपॉन वी लीटर। n की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/8, और वी लीटर में कितना है 450 डिवाइड बाई 100, तो ये यहाँ पर सॉरी 1000 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.278। तो यूनिट जो रहेगी वो क्या रहेगी, मोल पर लीटर या फिर मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, क्यूबिक डेसीमीटर। तो ये आपका सॉल्व हो गया न्यूमेरिकल। तो सिंपल वे में हम लोगों ने क्या किया, हो सकता है वो डायरेक्टली आपको मोल दे दे, पर 99% केस में वो डायरेक्टली आपको मोल नहीं देगा, आपको क्या देगा, मात्रा देगा विलय की। जब विलय की मात्रा अगर हमें दे दे तो भी हम लोग पहले मोल निकालना सीख कर आए, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। आफ्टर दैट हम लोग मोल निकालेंगे, और फिर जो मोल निकल आएंगे तो बिलियन का आयतन जो होगा, अगर वो ml में दे रखा है तो उसे सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लेंगे, लीटर में। अगर डायरेक्ट लीटर में दे रखा है तो डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो जो भी वैल्यू आपकी आएगी सॉल्व करने के बाद वही आपकी मोलरता कहलाएगी। चलिए, तो मोलरता आप लोगों को समझ में आई। अब अगला जो टॉपिक हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वह है मोलरता। देखिए क्या है मोलरता। मोलरता में आपको एक चीज विशेष ध्यान रखनी है, जितने भी टॉपिक अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं बिलियन की सांद्रता को रिप्रेजेंट करने के, तो वहां पर सभी जगह डिवाइड में बिलियन लिया गया है। दैट मीन्स चाहे तो आपने बिलियन की मात्रा ली या फिर बिलियन का आयतन लिया, बट आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वहां पर आप बिलियन नहीं लोगे। ठीक, तो यहाँ पर अभी भी बिलियन के मोलों की संख्या ली जाएगी, तो अंश में तो क्या लिखा जाएगा, n बिलियन, पर डिवाइड में जो लिखना है आपको यहाँ पर हर में जो लिखना है वह विलायक का भार लेना है। इसका मतलब विलायक की मात्रा, तो W विलायक, और ये किस में लोगे, किलोग्राम में। और यहीं से हम लोग इसकी डेफिनेशन दे देंगे। तो मूलतः को जो रिप्रेजेंट करा जाता है वो स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, यह चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो मूलतः की डेफिनेशन क्या दी जाएगी, देखो इस फॉर्मूले से हम लोग देख सकते हैं, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस बिलियन की मूलतः कहलाती है, उस बिलियन की मूलतः कहलाती है। इसे किससे रिप्रेजेंट करा जाता है, स्मॉल m से। और अगर इसकी यूनिट की अगर बात की जाए तो देखो मोल की यूनिट तो मोल ही रहेगी, और डिवाइड बाई W ब्लैक किस में लिया आपने, केजी में, तो केजी, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर केजी। तो मात्रक हो गया इसका मोल पर केजी। अगर कहीं पर इस तरीके से लिखा हुआ है कि 0.125 पॉइंट 1.25, ठीक, स्मॉल m NaOH का जलीय विलयन, तो अगर आपको इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताना है तो क्या अर्थ निकलेगा यहाँ पर कि 1.25 मोल NaOH के 1 किलोग्राम जल में उपस्थित है।
1 किलोग्राम किस में उपस्थित है? जल में, क्योंकि जल यहाँ पर एज ए किसकी तरह ट्रीट कर रहा है? सॉल्वेंट, ब्लैक की तरह ट्रीट कर रहा है, और यह इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हो जाएगा कहीं पर अगर ये चीज लिखी हुई है तो। और सिंपल वे में अगर जब भी आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर इसका निकालना हो तो आप लोग क्या करिए, जो भी उसने दे रखा है, जैसे स्मॉल m दे दिया यहाँ पर 1.25, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो थ्योरी हम लोगों ने डेवलप की थी मूललता की, उसी वाले फॉर्मूले से इसकी कंपेयर कर देंगे। तो एन बिलियन डिवाइड बाई डब्ल्यू बिलाया केजी में, तो जब आप कंपेयर करोगे तो हम लोग इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। अगर इक्वल रखेंगे तो ये हो जाएगा 1.25 इक्वल टू एन बिलियन और डब्ल्यू बिलायक हमारा इस केस में क्या है? जल, और ये किस में लेना है? केजी में, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 1 मान लेंगे, तो इसका मतलब 1 किलोग्राम क्या है हमारे पास? जल उपस्थित है। और विलेय के मूलों की संख्या कितनी है? 1.25, और विलेय के तौर पर हमारे पास कौन उपस्थित है यहाँ पर? NaOH। ठीक, तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा कि मूललता क्या होती है। इस तरीके से आपने मूललता, मोल भिन्न और स्ट्रेंथ ऑफ विलयन के बारे में भी सीख लिया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग इसे लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर कोचिंग सेंटर। माई सेल्फ आरपी सिंह। आज जो टॉपिक हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वह विलयन की सांद्रता को रिप्रेजेंट करने के मेथड्स हैं, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन। इसके बाद हम लोग मोल प्रभास की बात करेंगे, मोलरता की बात करेंगे एंड मोललता की बात करेंगे। अगर आपको इसके अलावा भी जो मेथड्स हैं जैसे %WIW या %VYV या %WIV, इनको अगर समझना है तो आप लोग हमारे प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। आइए बात करते हैं हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन। क्या है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन? जिसे हिंदी में विलयन की शक्ति कहते हैं। तो अगर स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको सिंपल वे में अगर इसे डिफाइन करना है तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं विलय की मात्रा, विलय की मात्रा, और इसको हमें ग्राम में लेना है, विलय की मात्रा ग्राम में, ठीक, और डिवाइड बाई लिखना है आपको बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, और बिलियन का आयतन आपको लीटर में लेना है। तो अब यहीं से हम लोग इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगी बिलियन की शक्ति की डेफिनेशन? 1 लीटर, नीचे वाले को हमेशा क्या कर लिया जाता है? इकाई कर लिया जाता है, जो यहाँ पर हर में लिखा होता है उसे इकाई मान लिया जाता है। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? उस बिलियन की शक्ति कहलाती है, उस बिलियन की शक्ति कहलाती है। तो देखो ये डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित बिलियन की ग्राम में मात्रा बिलियन की शक्ति कहलाती है। तो बहुत ही सिंपल वे है। अगर आपको बिलियन की सांद्रता रिप्रेजेंट करना है किस रूप में? बिलियन की शक्ति के रूप में, आपको 1 लीटर सॉल्यूशन लेना है और बस इतना चेक करना है कि उस 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम विलय घोला गया है, कितने ग्राम विलय घोला गया है, यह चेक करना होता है। ठीक, चलिए मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन। अब हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह है मोल। बट मोल को सीखने से पहले हमें पहले अणुभार निकालना सीखना होगा कि क्या होता है अणुभार। तो पहले टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करेंगे वह है अणुभार। देखिए अणुभार या फिर मोलर द्रव्यमान। तो अगर आपके पास कोई अणु होता है तो अणु जो होगा वह परमाणुओं से मिलकर बना होगा। तो अगर आप सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग कर लेते हैं, अगर आप सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग कर लेते हैं तो जो द्रव्यमान आएगा अगर आप उसे ग्राम में मेजर करते हो, अगर आप उसे ग्राम में मेजर करते हो तो वही क्या कहलाएगा? अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट, या फिर उसे मूलर द्रव्यमान कहते हैं। अगर मूलर द्रव्यमान की अगर आप डेफिनेशन देना चाहोगे तो आप सिंपल वे में डेफिनेशन दे सकते हो कि 1 मोल, अगर आप 1 मोल अणुओं का अगर द्रव्यमान कैलकुलेट कर रहे हो तो वह आपका क्या कहलाएगा? मूल द्रव्यमान। तो 1 मोल अणुओं का द्रव्यमान मूल द्रव्यमान कहलाएगा। ठीक, अगर हम लोग इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट जो रहेगी वो ग्राम पर मोल रहेगी। क्या रहेगी? ग्राम पर मोल। और एक एग्जांपल लेकर हम लोग इस चीज को समझते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को मूल द्रव्यमान या फिर अणुभार, जिसे हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट, उसे कैलकुलेट करना है। लेट दैट हमारे पास है CH4 अणु के रूप में, और CH4 का हमें मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है या फिर मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान या फिर अगर हम लोग बात करें किसकी? मॉलिक्यूलर वेट की, से हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। तो MCH4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? कार्बन के कितने एटम्स हैं? 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाई कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, 1 मल्टीप्लाई बाई कार्बन का परमाणु द्रव्यमान। ठीक, प्लस करके, अब प्लस करके क्या लिखना है आपको? हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान। हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है? 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाई हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान,
हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है 12, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है 1, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 12, और अगर आप लोग इनका एडिशन कर दो ये हो जाएगा 16, और यहाँ पर ग्राम पर मोल, और यही आपका क्या कहलाएगा, या तो आप इसे मोलर मास बोल दो या फिर मॉलिक्यूलर वेट बोल दीजिए। क्लियर है पॉइंट, तो समझ में आ गया। देखिए एक और एग्जांपल यहाँ पर हम लोगों ने लिखा हुआ है कि SO2 का मूल द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो SO2 के मूल द्रव्यमान की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ क्या लिखा है 1 मल्टीप्लाई बाई सल्फर का परमाणु भार प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीजन का परमाणु भार। सल्फर का परमाणु भार कितना है 32, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है आपका 16, और जब हम लोगों ने वैल्यू पुट करी तो आपका टोटल जो आ गया 64 आ गया, और यूनिट क्या रहेगी ग्राम पर मोल। ठीक, तो अगर आप लोगों को अणु भार निकालना है या फिर मूल द्रव्यमान निकालना है तो जो भी आपको अणु दिया जाए उसमें उपस्थित जितने भी परमाणु हैं सभी के परमाणु भारों का आप योग कर लेना, और उसका जो योग करने के बाद में जो द्रव्यमान आएगा वो हमें किस में लेना है ग्राम में लेना है, वही हमारा क्या कहलाएगा मूल द्रव्यमान या फिर अणु भार कहलाएगा। आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने दिया है इसमें लिखा है निम्न अणुओं के मूल द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो जो अणु आपको दे रखे हैं इनके मूल द्रव्यमान आप लोगों को कैलकुलेट करने और इनके आंसर कमेंट में लिखने। ठीक, चलिए अगर आप लोग अणु भार निकालना सीख गए तो अब आप आसानी से क्या सीख सकते हैं मोल निकालना सीख सकते हैं। तो देखिए मोल क्या होगा, मोल को हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। मोल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एन, और जो मोल का फॉर्मूला रहेगा वह रहेगा दी गई मात्रा, जो भी पदार्थ होगा उसकी मात्रा दी गई होगी उसे लिखना है आपको, और दी गई मात्रा हमेशा किस में लिखनी है ग्राम में, और डिवाइड बाई आपको लिखना है अणुभार। या तो आप अणुभार लिख सकते हो अदरवाइज आप मूल द्रव्यमान भी लिख सकते हो, और यूनिट क्या है इसकी ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। मान लेते हैं हमको जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिया था CH4 का, इसी तरीके से हमें दे रखा है कि 12 ग्राम 12 ग्राम CH4 12 ग्राम CH4 में उपस्थित मूलों की संख्या की गणना कीजिए। हमसे मूलों की संख्या पूछ ली, तो 12 ग्राम क्या दे रखी है हम लोगों को मात्रा दे रखी है, तो मात्रा दे रखी है 12 ग्राम, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया 12। अभी CH4 का हम लोगों ने अणुभार जो निकाला था वो कितना आया था 16, तो ये हो गया 16। ठीक है, अब इसे आप लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/4, और 3/4 को भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7, और ये हो गया 5, तो 0.75 मोल आपके पास हैं प्रेजेंट किसके 12 ग्राम CH4 के। 12 ग्राम CH4 में 0.75 मोल उपस्थित हैं। आप इसका अर्थ ये निकाल सकते हो, तो इजी निकाल सकते हैं हम लोग, इजीली मेथड है ये कि भाई दी गई मात्रा लिखनी है आपको और डिवाइड में क्या लिखना है अणुभार लिखना है। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग क्या है ये। देखिए मोल यहाँ पे लिखा हुआ है किसी पदार्थ की ग्राम में दी गई मात्रा उस पदार्थ के मूल द्रव्यमान के अनुपात को मूल द्रव्यमान कहते हैं। तो किसी पदार्थ की ग्राम में दी गई मात्रा व उस पदार्थ के मूल द्रव्यमान के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग मोल कहते हैं, और इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है एन से। अगर एन से अगर इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एन बराबर क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला W/M। W जो है यहाँ पर वो है दी गई मात्रा किसी पदार्थ की, और जबकि M जो है वह क्या है अणुभार है। ठीक, अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आपके लिए सॉल्व करा हुआ है कि 88 ग्राम CO2 में मोल की गणना कीजिए। 88 ग्राम CO2 मोल की गणना, तो W कितना दे रखा है आप लोगों को 88 ग्राम। अब हम लोग MCO2 यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। MCO2 कैलकुलेट करने के लिए आपको 1 मल्टीप्लाई बाई कार्बन का परमाणु भार प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीजन का परमाणु भार। 1 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 12, कार्बन का परमाणु भार कितना है 12, और 2 मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है 16, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 32। अगर आप लोग इसका एडिशन करेंगे तो ये आएगा 44, और हमने बोला था यूनिट इसकी क्या लेनी है आपको ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। तो इसका मतलब यह इसका क्या निकल के आ गया मोलर मास, और यह इसका क्या है दी गई मात्रा। तो दोनों को वैल्यू को अगर फॉर्मूले में पुट करें तो क्या होगा 88 डिवाइड बाई 44, और आंसर आ गया आपका 2 मोल। इसका मतलब हम लोग यह कह सकते हैं कि 88 ग्राम, अगर 88 ग्राम अगर आपके पास में क्या है CO2, तो उसमें जो मोलों की संख्या जो रहेगी वह कितनी रहेगी 2 मोल रहेगी। क्लियर है पॉइंट। आइए अब अगला यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, और इस न्यूमेरिकल को आप लोगों को सॉल्व करना है कि 36 ग्राम H2 में मोलों की संख्या की गणना कीजिए, और कमेंट में हमें आंसर बताना है।
अब अगर आप लोग मोल सीख चुके हो और अणुभार निकालना सीख गए हो, तो मुझे लगता है कि अब आप आसानी से जो भी आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, विलियम की सांद्रता को रिप्रेजेंट करने के मेथड सीखेंगे, उनको आप लोग आसानी से सीख जाओ, क्योंकि वहां पर एक टर्म कॉमन रहेगी, वह है मोल। और मोल की वैल्यू आपको क्या याद रखनी है हमेशा, यहाँ पर इस केस में n इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम। मोल को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हैं, बट जो इस चैप्टर में हमको यूज में लेना है वह ये वाला लेना है मेथड। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं हम लोग आगे की। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है मोल प्रभाज्य या मोल भिन्न, या फिर उसी को मोल अंश कहते हैं, और इंग्लिश में इसे कहेंगे मोल फ्रैक्शन। ठीक है, देखिए क्या है मोल फ्रैक्शन, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर आप कोई बिलियन तैयार कर रहे हो तो बिलियन में कई घटक हो सकते हैं, बट हम लोग जनरली यहाँ पर द्विअंगी बिलियन की बात करते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन की। दैट मीन्स ये है कि हमारे सॉल्यूशन में केवल और केवल दो घटक होंगे। तो अगर आपने कोई भी बिलियन तैयार किया और उसमें दो घटक हैं, एक ए और एक बी, और हमने मान लिया कि ए के जो मूलों की संख्या है वह है एन ए, और बी के जो मूलों की संख्या है वह है एन बी। तो इसका मतलब टोटल मोल जो हो जाएंगे इस सॉल्यूशन में, अगर आप बात करो टोटल मोलों की संख्या, तो वो हो जाएगी एन ए प्लस एन बी। अब हम लोग को मोल भिन्न निकालनी है। मोल भिन्न का मतलब है कि आपको यह चेक करना है कि भाई जिस भी घटक की आप बात कर रहे हो उस घटक के मोलों की कितनी संख्या है टोटल मोल के सापेक्ष, टोटल मोल के सापेक्ष। तो अगर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ए के मोलों की चेक करना चाहते हैं भाई कितनी संख्या है, तो x से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे मोल भिन्न को, और a के मोलों की संख्या की अगर हम लोग बात करने वाले हैं तो हम लोग लिखेंगे यहाँ Na डिवाइड बाई टोटल मोल Nt, और Nt की वैल्यू क्या है हमारे पास, Na प्लस Nb, उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। और अगर अब कोई आपसे मोल भिन्न की डेफिनेशन पूछे तो आप लोग सिंपल सा इसी फॉर्मूले से यहाँ पर डेफिनेशन दे सकते हो। तो क्या होगी हमारी डेफिनेशन, बिलियन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक की मोल भिन्न कहते हैं, उस घटक की मोल भिन्न कहते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब आपने जो यहाँ पर मोल भिन्न का फॉर्मूला लिखा है उसमें आप लोग देख रहे हो कि मोल डिवाइड बाई मोल है, दैट मीन्स मोल से मोल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा ये इसका मात्रक नहीं होगा। दैट मीन्स मोल भिन्न एक मात्रकहीन राशि है। कैसी राशि है, मात्रक की। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इसकी डेफिनेशन आप लोग देख रहे हो, बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या, बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक की मोल भिन्न कहते हैं। इसे कैपिटल एक्स से निरूपित करते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया है कि माना कि किसी द्विअंगी बिलियन में दो घटक कैपिटल ए और कैपिटल बी हैं, जिनके मोलों की संख्या क्रम से कितनी है, एन ए और एन बी है। तो अगर हमें ए की मोल भी निकालनी है तो क्या होगा, ए के मोलों की संख्या डिवाइड बाई कुल मोलों की संख्या, तो ये आ जाएगा हमारा। और बी के घटक की अगर हमें मोल भी निकालनी है तो बी के घटक के मोलों की संख्या डिवाइड बाई कुल मोलों की संख्या, एन ए प्लस एन बी। अगर समीकरण एक और दो को जोड़ दें तो आप लोग देख रहे हो कि हमने लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है इनको यहाँ पर ऐड कर लिया है लेफ्ट हैंड साइड पर, और जो राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ है उनको राइट हैंड साइड पर ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर दोनों जगह हर क्या है, समान है। अगर हर समान है तो अंश को आप लोग डायरेक्ट जोड़ सकते हो, तो एन ए प्लस एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। अगर अंश और हर समान है तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या बचा रह जाएगा, वन। तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू वन। इसका मतलब ये हो गया बिलियन में अगर द्विअंगी बिलियन था तो उन दोनों घटकों की मूल भिन्नों का योग यहाँ पर क्या वन है, और ऑलवेज वन रहेगा। ठीक, अगर ये त्रिअंगी होता तीनों घटकों की मूल भिन्नों का योग क्या हो जाता, वन हो जाता। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि किसी भी बिलियन में उपस्थित घटकों की मूल भिन्नों का योग सदैव क्या होता है, वन होता है। तो ये टॉपिक आप लोगों का क्लियर हुआ क्या होती है मूल भिन्न। एक बार और इसकी डेफिनेशन को हम लोग समझ लेते हैं, मूल भिन्न की डेफिनेशन को। देखिए मूल भिन्न की डेफिनेशन हो जाएगी, किसी एक घटक के मूलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल घटकों के मूलों की संख्या के अनुपात को उस घटक की मूल भिन्न कहते हैं, और इसे x से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, चलिए अगर कोई आपसे मूल प्रतिशत पूछ ले तो बहुत ही सिंपल है कि मूल प्रतिशत कैसे निकालना है आपको। सबसे पहले मूल प्रतिशत निकालने के लिए आपको मूल भिन्न कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मूल भिन्न। और मूल भिन्न जो कैलकुलेट होकर आएगी उसी में आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, 100 से। तो वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोल प्रतिशत। तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए वह मोल प्रतिशत पूछेगा, तो आप सोचोगे हमारे पास तो कोई मेथड ही नहीं है। ऐसा नहीं है, आप लोग पहले क्या कैलकुलेट कर लेना, मोल भिन्न कैलकुलेट कर लेना, उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोल प्रतिशत। और एक चीज आपको याद रखनी है, जो भी मोल भिन्न होती है उसकी वैल्यू हमेशा
जीरो से बड़ी होगी और वन से क्या रहेगी, छोटी रहेगी किसी भी सॉल्यूशन के लिए। दैट मीन्स अगर मान लेते हैं हम लोग इसके बीच की कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 2/3, 2/3 और मल्टीप्लाई बाई हमने क्या कर दिया 100। तो अब 2/3 मल्टीप्लाई बाई 100 कर देने पर यह किस में कन्वर्ट हो गया, मोल प्रतिशत में। किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, मोल प्रतिशत। तो यह चीज़ आप लोगों को समझ में, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 66.6%। ठीक है, चलिए ये आप लोग सीखे मोल प्रतिशत। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वह है यूनिट ऑफ प्रेशर। देखो कुछ जैसे यूनिट ऑफ प्रेशर और यूनिट ऑफ वॉल्यूम आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे जो हम लोग टर्म डिफाइन करने वाले हैं जैसे मोलरता और मोलरता, तो वहां पर वॉल्यूम भी आ जाता है, कहीं कहीं पर प्रेशर भी आपको दे देगा जैसे हेनरी लॉ में। तो ये चीज स्टैंडर्ड वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। तो यूनिट ऑफ प्रेशर को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए प्रेशर क्या होता है। तो देखिए प्रेशर क्या होगा, प्रेशर होता है F/A, दैट मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया पर कितना अप्लाइड हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो फोर्स की यूनिट जो हो जाएगी वह हो जाएगी आपकी न्यूटन, और एरिया की जो यूनिट है वो हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग पास्कल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, पास्कल। तो आपकी जो एसआई यूनिट की अगर हम लोग बात करें प्रेशर की तो पास्कल रहती है। ठीक, अब जो प्रेशर होता है इसे हम लोग वायुमंडलीय दाब भी कहते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय दाब जो हम लोगों पर अप्लाइड है 1 एटीएम जिसे हम लोग मान लेते हैं, अब हम लोग इसकी कंपेयर इन यूनिट के साथ में करते हैं। तो कई सारी यूनिट्स हैं आपकी प्रेशर की, जैसे एटीएम हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, या फिर टॉर हो गया, या फिर एमएम/एचजी हो गया। तो ये यूनिट्स में हम लोग कंपेयर करना चाहते हैं। तो 1 एटीएम इक्वल टू होता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यह चीज आपको याद रखनी है। ठीक, 1 एटीएम किसके इक्वल होगा, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके साथ साथ 1 एटीएम इक्वल टू 1.013 बार भी होता है। किसके होगा, बार के। या फिर आप लोग इसे अप्रोक्सीमेट, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो 1 एटीएम इक्वल टू 1 बार भी मान सकते हो, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1.013 है। और 1 एटीएम इक्वल टू 760 टॉर भी होता है, 760 टॉर। और 1 एटीएम इक्वल टू 760 mm/Hg। तो ये सब देखिए यूनिट यहाँ पर लिखी हुई है आपके लिए, और इनको आप लोग याद कर सकते हो। ठीक, ये कन्वर्जन आपको पता होने चाहिए, और इस चैप्टर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें किसकी, यूनिट ऑफ वॉल्यूम की, तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम में आपको जनरली लीटर में यूनिट दे देगा। ठीक है, लीटर में, या फिर क्यूबिक डेसीमीटर। क्यूबिक डेसीमीटर जो होता है उसे हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। तो आपको याद रखना है कि 1 लीटर इक्वल टू होता है 1 क्यूबिक डेसीमीटर। 1 क्यूबिक डेसीमीटर, दैट मीन्स अगर कहीं उसने लिख दिया 2 क्यूबिक डेसीमीटर तो वहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप उसे सीधा सीधा क्या समझोगे, 2 लीटर समझोगे। ठीक, और एक और इसमें आपको फंडा याद रखना है कि 1 सीसी, सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 1 सीसी जो इक्वल होता है वो 1 ml के होता है। इसका मतलब जानबूझकर आपको किस में देगा, वॉल्यूम, सीसी में। जैसे उसने लिख दिया 200 सीसी, तो वहां पर परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप इसे 200 सीसी को ही 200 ml कह दोगे, क्योंकि हम लोग ज्यादातर फेमिलियर किसके साथ हैं, ml और लीटर के साथ। बट वो आपको क्या देगा, या तो क्यूबिक डेसीमीटर देगा या फिर क्या देगा, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो क्यूबिक डेसीमीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर अगर वो हमें दे तो हम लोग उनको लीटर और ml में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि केवल और केवल हम लोगों को 2 कन्वर्जन यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे। और वह 2 कन्वर्जन आपको क्या याद रखने हैं यहाँ पर, कि 1 लीटर इक्वल टू है 1 क्यूबिक डेसीमीटर। तो इसे हम लोग लिखेंगे इस तरीके से। ठीक, और 1 ml इक्वल टू है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, जिसको हम लोग ये लिख सकते हैं 1 ml इक्वल टू 1 सीसी। और अगर आपको इनका बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज यहाँ पर जाननी है तो आप लोग ये देख सकते हैं। ठीक, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, यूनिट ऑफ प्रेशर एंड यूनिट ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि हमें कन्वर्जन आने चाहिए, और अगर हमें कन्वर्जन नहीं आएंगे तो हम लोग उन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे। आइए अगला हम लोग जो टॉपिक यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वह है मोलरता। क्या मतलब होता है मोलरता का, यह चीज हम लोग को समझनी है। देखिए, अगर आप मोलरता की बात कर रहे हो तो मोलरता बहुत सिंपल वे में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। मोलरता इक्वल टू एन बिलियर, एन बिलियर डिवाइड बाई वी लीटर, और वी जो लीटर में लेना है वह बिलियन का लेना है। तो जब भी हम लोगों को डेफिनेशन देनी होती है तो जो हर में लिखा होता है उसको हम लोग इकाई कर लेते हैं, एकांक कर लेते हैं, एक मान लेते हैं। तो आप लोगों को क्या देनी इसकी डेफिनेशन, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित,
1 लीटर बिलियन में उपस्थित बिलियन के मूलों की संख्या, बिलियन के मूलों की संख्या उस बिलियन की मूलरता कहलाती है जिसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और कैपिटल एम से अगर आप इसे रिप्रेजेंट कर रहे हो और इसका मात्रक अगर कोई आपसे पूछ ले तो मोल का मात्रक तो मोल रहेगा, और बिलियन का आयतन आपने किस में ले रखा है, लीटर में, तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीटर। तो इसकी यूनिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी मोल पर लीटर हो जाएगी। ठीक, तो यह इसकी डेफिनेशन लिखी है। और अभी आपको मैंने बताया था कि 1 लीटर इक्वल टू किसके होता है, 1 क्यूबिक डेसीमीटर। तो अगर वह 1 लीटर न लेकर वह 1 क्यूबिक डेसीमीटर ले तब भी आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हो। फिर क्या डेफिनेशन बनेगी आपकी कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर में उपस्थित बिलियन के मूलों की संख्या उस बिलियन की मूलरता कहलाती है। चलिए, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को यह मूलरता भी समझ में आ गई हुई। मान लेते हैं कि कहीं पर अगर किसी क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा हुआ है, आपको उसने दे दिया कि 0.25 मोलर NaOH बिलियन। ठीक, तो अब इसका अर्थ हम लोग क्या समझेंगे, तो देखो बहुत सिंपल वे में हम लोग इसका यहाँ पर अर्थ समझ सकते हैं। 0.25 हमको मोलरिटी दे रखी है, तो m इक्वल टू है 0.25। और अभी आप लोगों को मैंने बताया कि मोलरिटी जो होती है वह होती है n डिवाइड बाई बी लीटर। तो बताओ हम लोग इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। अगर हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.25 इक्वल टू n अपॉन वी लीटर। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर 1 लीटर, ये हो जाएगा अगर तुलना करेंगे हम लोग इनकी लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड से, तो 1 लीटर बिलियन में बिलियन के मोलों की संख्या 0.25 उपस्थित है। तो इसका अर्थ ये हो गया 0.25 मोल NaOH के 1 लीटर बिलियन में घुले हुए हैं। ये इसका क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है एग्जाम्पल में, NaOH के 0.25 मोल लीटर इनवर्स बिलियन का तात्पर्य है कि 0.25 मोल NaOH के 1 लीटर बिलियन में घुले हैं। और अगर आपको डेफिनेशन लिखनी तो ये आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक, आइए अगर ये तो बात हुई मूलरता की, अब इस पे न्यूमेरिकल कैसे आएगा वो न्यूमेरिकल भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, उस बिलियन की मूलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml बिलियन में घुला हुआ है। तो आपको जो यहाँ पर दे रखी है वैल्यूज क्या क्या गिवन है, स्मॉल w दे रखा है आपको, स्मॉल w दे रखा है आपको 5 ग्राम। तो अब हमें ये पता चलिए, अगर हमें स्मॉल w पता है तो हम लोग m निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट किसका, NaOH का। और मॉलिक्यूलर वेट अगर NaOH का अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, दैट मीन्स 40 ग्राम पर मोल। और यहाँ से हम लोग मोल निकाल सकते हैं, n इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन m, और ये हो गया 5 डिवाइड बाई 40। ठीक, और ये हो जाएगा 1/8। तो हमारे पास जो मोलों की संख्या आ गई 1/8 है। और उसके साथ साथ आपको वॉल्यूम दे रखा है 450 ml, 450 ml। अगर 450 ml को अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहें तो 450 ml को अगर हम लोग लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड, और ये हो गया लीटर में। ठीक, अब सिंपल सा फॉर्मूला है मूलरता का, मूलरता बराबर है n अपॉन वी लीटर। n की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/8, और वी लीटर में कितना है 450 डिवाइड बाई 100, तो ये यहाँ पर सॉरी 1000 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.278। तो यूनिट जो रहेगी वो क्या रहेगी, मोल पर लीटर या फिर मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, क्यूबिक डेसीमीटर। तो ये आपका सॉल्व हो गया न्यूमेरिकल। तो सिंपल वे में हम लोगों ने क्या किया, हो सकता है वो डायरेक्टली आपको मोल दे दे, पर 99% केस में वो डायरेक्टली आपको मोल नहीं देगा, आपको क्या देगा, मात्रा देगा बिलियन की। जब बिलियन की मात्रा अगर हमें दे दे तो भी हम लोग पहले मोल निकालना सीख कर आए, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। आफ्टर दैट हम लोग मोल निकालेंगे, और फिर जो मोल निकल आएंगे तो बिलियन का आयतन जो होगा अगर वो ml में दे रखा है तो उसे सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लेंगे, लीटर में। अगर डायरेक्ट लीटर में दे रखा है तो डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो जो भी वैल्यू आपकी आएगी सॉल्व करने के बाद वही आपकी मूलरता कहलाएगी। चलिए, तो मूलरता आप लोगों को समझ में। अब अगला जो टॉपिक हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वह है मूलरता। देखिए क्या है मूलरता। मूलरता में आपको एक चीज विशेष ध्यान रखनी है, जितने भी टॉपिक अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं बिलियन की सांद्रता को रिप्रेजेंट करने के, तो वहां पर सभी जगह डिवाइड में बिलियन लिया गया है। दैट मीन्स चाहे तो आपने बिलियन की मात्रा ली या फिर बिलियन का आयतन लिया, बट आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वहां पर आप बिलियन नहीं लोगे। ठीक, तो यहाँ पर अभी भी बिलियन के मूलों की संख्या ली जाएगी, तो अंश में तो क्या लिखा जाएगा, n बिलियन। पर डिवाइड में जो लिखना है आपको यहाँ पर, हर में जो लिखना है वह विलायक का भार लेना है। इसका मतलब विलायक की मात्रा, तो W विलायक, और ये किस में लोगे, किलोग्राम में। और यहीं से हम लोग इसकी डेफिनेशन दे देंगे। तो मूलतः को जो रिप्रेजेंट करा जाता है वो स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, यह चीज भी आपको
ध्यान रखना है। तो मूलतः की डेफिनेशन क्या दी जाएगी, देखो इस फॉर्मूले से हम लोग देख सकते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मूलतः कहलाती है, उस विलयन की मूलतः कहलाती है। इसे किससे रिप्रेजेंट करा जाता है, स्मॉल m से। और अगर इसकी यूनिट की अगर बात की जाए तो देखो मोल की यूनिट तो मोल ही रहेगी, और डिवाइड बाई डब्लू ब्लैक किस में लिया है आपने, केजी में, तो केजी, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर केजी। तो मात्रक हो गया इसका मोल पर केजी। अगर कहीं पर इस तरीके से लिखा हुआ है कि पॉइंट 1.25 ठीक, स्मॉल m NaOH का जलीय विलयन। तो अगर आपको इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताना है तो क्या अर्थ निकलेगा यहाँ पर कि 1.25 मोल NaOH के 1 किलोग्राम जल में उपस्थित है। 1 किलोग्राम किस में उपस्थित है, जल में, क्योंकि जल यहाँ पर एज ए किसकी तरह ट्रीट कर रहा है, सॉल्वेंट ब्लैक की तरह ट्रीट कर रहा है। और यह इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हो जाएगा कहीं पर अगर ये चीज लिखी हुई है तो। और सिंपल वे में अगर जब भी आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर इसका निकालना हो तो आप लोग क्या करिए, जो भी उसने दे रखा है, जैसे स्मॉल m दे दिया यहाँ पर 1.25, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो थ्योरी हम लोगों ने डेवलप की थी मूलतः की, उसी वाले फॉर्मूले से इसकी कंपेयर कर देंगे। तो एन विलेय डिवाइड बाई डब्ल्यू विलायक केजी में। तो जब आप कंपेयर करोगे तो हम लोग इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। अगर इक्वल रखेंगे तो ये हो जाएगा 1.25 इक्वल टू एन विलेय और डब्ल्यू विलायक हमारा इस केस में क्या है, जल, और ये किस में लेना है, केजी में। तो यहाँ पे डिवाइड बाई 1 मान लेंगे। तो इसका मतलब 1 किलोग्राम क्या है, हमारे पास जल उपस्थित है। और विलेय के मूलों की संख्या कितनी है, 1.25। और विलेय के तौर पर हमारे पास कौन उपस्थित है यहाँ पर, NaOH। ठीक, तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया हो कि मूलतः क्या होती है। इस तरीके से आपने मूलतः मोल भिन्न और स्ट्रेंथ ऑफ विलयन के बारे में भी सीख लिया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग इसे लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर कोचिंग सेंटर। माई सेल्फ आरपी सिंह। आज जो टॉपिक हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वह विलयन की सांद्रता को रिप्रेजेंट करने के मेथड्स हैं, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन। इसके बाद हम लोग मोल प्रभास की बात करेंगे, मोलरता की बात करेंगे एंड मोललता की बात करेंगे। अगर आपको इसके अलावा भी जो मेथड्स हैं जैसे %WIW या %VYV या %WIV, इनको अगर समझना है तो आप लोग हमारे प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। आइए बात करते हैं हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन। क्या है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, जिसे हिंदी में विलयन की शक्ति कहते हैं। तो अगर स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको सिंपल वे में अगर इसे डिफाइन करना है तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं विलय की मात्रा, और इसको हमें ग्राम में लेना है, विलय की मात्रा ग्राम में, ठीक। और डिवाइड बाई लिखना है आपको विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन आपको लीटर में लेना है। तो अब यहीं से हम लोग इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगी विलयन की शक्ति की डेफिनेशन, 1 लीटर, नीचे वाले को हमेशा क्या कर लिया जाता है, इकाई कर लिया जाता है, जो यहाँ पर हर में लिखा होता है उसे इकाई मान लिया जाता है। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, उस बिलियन की शक्ति कहलाती है, तो देखो ये डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा बिलियन की शक्ति कहलाती है। तो बहुत ही सिंपल वे है। अगर आपको विलयन की सांद्रता रिप्रेजेंट करना है किस रूप में, विलयन की शक्ति के रूप में, आपको 1 लीटर सॉल्यूशन लेना है और बस इतना चेक करना है कि उस 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम विलय घोला गया है, यह चेक करना होता है, ठीक। चलिए, मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन। अब हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह है मोल। बट मोल को सीखने से पहले हमें अणुभार निकालना सीखना होगा कि क्या होता है अणुभार। तो पहले टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करेंगे वह है अणुभार। देखिए, अणुभार या फिर मोलर द्रव्यमान। तो अगर आपके पास कोई अणु होता है तो अणु जो होगा वह परमाणुओं से मिलकर बना होगा। तो अगर आप सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग कर लेते हैं, तो जो द्रव्यमान आएगा अगर आप उसे ग्राम में मेजर करते हो, तो वही क्या कहलाएगा, अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट, या फिर उसे मोलर द्रव्यमान कहते हैं। अगर मोलर द्रव्यमान की अगर आप डेफिनेशन देना चाहोगे तो आप सिंपल वे में डेफिनेशन दे सकते हो कि 1 मोल
अगर आप 1 मोल अणुओं का अगर द्रव्यमान कैलकुलेट कर रहे हो तो वह आपका क्या कहलाएगा, मूल द्रव्यमान। तो 1 मोल अणुओं का द्रव्यमान मूल द्रव्यमान कहलाएगा। ठीक, अगर हम लोग इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट जो रहेगी वो ग्राम पर मोल रहेगी। क्या रहेगी, ग्राम पर मोल। और एक एग्जांपल लेकर हम लोग इस चीज को समझते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को मूल द्रव्यमान या फिर अणु भार जिसे हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट, उसे कैलकुलेट करना है। लेट दैट हमारे पास है CH4 अणु के रूप में, और CH4 का हमें मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है या फिर मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान या फिर अगर हम लोग बात करें किसकी, मॉलिक्यूलर वेट की, से हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। तो MCH4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कार्बन के कितने एटम्स हैं, 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाई कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, 1 मल्टीप्लाई बाई कार्बन का परमाणु द्रव्यमान। ठीक, प्लस करके, अब प्लस करके क्या लिखना है आपको, हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान। हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है, 4। तो 4 मल्टीप्लाई बाई हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 12। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 1। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 12। और अगर आप लोग इनका एडिशन कर दो ये हो जाएगा 16, और यहाँ पर ग्राम पर मोल। और यही आपका क्या कहलाएगा, या तो आप इसे मोलर मास बोल दो या फिर मॉलिक्यूलर वेट बोल दीजिए। क्लियर है पॉइंट, तो समझ में आ गया। देखिए एक और एग्जांपल यहाँ पर हम लोगों ने लिखा हुआ है कि SO2 का मूल द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो SO2 के मूल द्रव्यमान की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ क्या लिखा है, 1 मल्टीप्लाई बाई सल्फर का परमाणु भार प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीजन का परमाणु भार। सल्फर का परमाणु भार कितना है, 32। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है आपका, 16। और जब हम लोगों ने वैल्यू पुट करी तो आपका टोटल जो आ गया 64 आ गया, और यूनिट क्या रहेगी, ग्राम पर मोल। ठीक, तो अगर आप लोगों को अणु भार निकालना है या फिर मूल द्रव्यमान निकालना है तो जो भी आपको अणु दिया जाए उसमें उपस्थित जितने भी परमाणु हैं सभी के परमाणु भारों का आप योग कर लेना, और उसका जो योग करने के बाद में जो द्रव्यमान आएगा वो हमें किस में लेना है, ग्राम में लेना है। वही हमारा क्या कहलाएगा, मूल द्रव्यमान या फिर अणु भार कहलाएगा। आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हमने दिया है इसमें लिखा है निम्न अणुओं के मूल द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो जो अणु आपको दे रखे हैं इनके मूल द्रव्यमान आप लोगों को कैलकुलेट करने और इनके आंसर कमेंट में लिखने। ठीक, चलिए अगर आप लोग अणु भार निकालना सीख गए तो अब आप आसानी से क्या सीख सकते हैं, मोल निकालना सीख सकते हैं। तो देखिए मोल क्या होगा, मोल को हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे। मोल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल n। और जो मोल का फॉर्मूला रहेगा वह रहेगा दी गई मात्रा, जो भी पदार्थ होगा उसकी मात्रा दी गई होगी उसे लिखना है आपको, और दी गई मात्रा हमेशा किस में लिखनी है, ग्राम में। और डिवाइड बाई आपको लिखना है अणु भार, या तो आप अणु भार लिख सकते हो अदरवाइज आप मूल द्रव्यमान भी लिख सकते हो। और यूनिट क्या है इसकी, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। मान लेते हैं हमको, जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिया था CH4 का, इसी तरीके से हमें दे रखा है कि 12 ग्राम CH4, 12 ग्राम CH4 में उपस्थित मूलों की संख्या की गणना कीजिए। हमसे मूलों की संख्या पूछ ली, तो 12 ग्राम क्या दे रखी है हम लोगों को, मात्रा दे रखी है। तो मात्रा दे रखी है 12 ग्राम, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया 12। अभी CH4 का हम लोगों ने अणुभार जो निकाला था वो कितना आया था, 16। तो ये हो गया 16। ठीक है, अब इसे आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/4, और 3/4 को भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7, और ये हो गया 5। तो 0.75 मोल आपके पास हैं प्रेजेंट किसके, 12 ग्राम CH4 के। 12 ग्राम CH4 में 0.75 मोल उपस्थित हैं। आप इसका अर्थ ये निकाल सकते हो। तो इजी निकाल सकते हैं हम लोग, इजीली मेथड है ये कि भाई दी गई मात्रा लिखनी है आपको और डिवाइड में क्या लिखना है, अणु भार लिखना है। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग, क्या है ये, देखिए मोल यहाँ पे लिखा हुआ है किसी पदार्थ की ग्राम में दी गई मात्रा उस पदार्थ के मूल द्रव्यमान के अनुपात को मूल द्रव्यमान कहते हैं। तो किसी पदार्थ की ग्राम में दी गई मात्रा व उस पदार्थ के मूल द्रव्यमान के अनुपात को क्या कहते हैं, हम लोग मोल कहते हैं। और इसे n से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, n से। अगर n से अगर इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो n बराबर क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला W/m। W जो है यहाँ पर वो है दी गई मात्रा किसी पदार्थ की, और जबकि m जो है वह क्या है, अणुभार है। ठीक, अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आपके लिए सॉल्व करा हुआ है कि 88 ग्राम CO2 में मोल की गणना कीजिए। 88 ग्राम CO2 मोल की गणना, तो W कितना दे रखा है आप लोगों को, 88 ग्राम। अब हम लोग MCO2 यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। MCO2 कैलकुलेट करने के लिए आपको 1 मल्टीप्लाई बाई कार्बन का परमाणु भार
प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीजन का परमाणु भार। 1 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 12, कार्बन का परमाणु भार कितना है 12, और 2 मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है 16, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 32। अगर आप लोग इसका एडिशन करेंगे तो ये आएगा 44, और हमने बोला था यूनिट इसकी क्या लेनी है आपको, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। तो इसका मतलब यह इसका क्या निकल के आ गया, मोलर मास, और यह इसका क्या है, दी गई मात्रा। तो दोनों को वैल्यू को अगर फॉर्मूले में पुट करें तो क्या होगा 88 डिवाइड बाई 44, और आंसर आ गया आपका 2 मोल। इसका मतलब हम लोग यह कह सकते हैं कि 88 ग्राम, अगर 88 ग्राम अगर आपके पास में क्या है CO2, तो उसमें जो मोलों की संख्या जो रहेगी वह कितनी रहेगी, 2 मोल रहेगी। क्लियर है पॉइंट। आइए अब अगला यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, और इस न्यूमेरिकल को आप लोगों को सॉल्व करना है कि 36 ग्राम H2 में मोलों की संख्या की गणना कीजिए, और कमेंट में हमें आंसर बताना है। अब अगर आप लोग मोल सीख चुके हो और अणुभार निकालना सीख गए हो, तो मुझे लगता है कि अब आप आसानी से जो भी आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, विलयन की सांद्रता को रिप्रेजेंट करने के मेथड सीखेंगे, उनको आप लोग आसानी से सीख जाओ, क्योंकि वहां पर एक टर्म कॉमन रहेगी, वह है मोल। और मोल की वैल्यू आपको क्या याद रखनी है हमेशा, यहाँ पर इस केस में N इक्वल टू W/M। मोल को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हैं, बट जो इस चैप्टर में हमको यूज में लेना है वह ये वाला लेना है मेथड। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं हम लोग आगे की। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है मोल प्रभाज या मोल भिन्न, या फिर उसी को मोल अंश कहते हैं, और इंग्लिश में इसे कहेंगे मोल फ्रैक्शन। ठीक है, देखिए क्या है मोल फ्रैक्शन, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर आप कोई बिलियन तैयार कर रहे हो तो बिलियन में कई घटक हो सकते हैं, बट हम लोग जनरली यहाँ पर द्विअंगी बिलियन की बात करते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन की। दैट मीन्स ये है कि हमारे सॉल्यूशन में केवल और केवल 2 घटक होंगे। तो अगर आपने कोई भी बिलियन तैयार किया और उसमें 2 घटक हैं, एक ए और एक बी, और हमने मान लिया कि ए के जो मूलों की संख्या है वह है Na, और बी के जो मूलों की संख्या है वह है Nb। तो इसका मतलब टोटल मोल जो हो जाएंगे इस सॉल्यूशन में, अगर आप बात करो टोटल मोलों की संख्या, तो वो हो जाएगी Na प्लस Nb। अब हम लोग को मोल भिन्न निकालनी है। मोल भिन्न का मतलब है कि आपको यह चेक करना है कि भाई जिस भी घटक की आप बात कर रहे हो उस घटक के मोलों की कितनी संख्या है टोटल मोल के सापेक्ष, टोटल मोल के सापेक्ष। तो अगर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ए के मोलों की चेक करना चाहते हैं भाई कितनी संख्या है, तो x से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे मोल भिन्न को, और a के मोलों की संख्या की अगर हम लोग बात करने वाले हैं तो हम लोग लिखेंगे यहाँ Na डिवाइड बाई टोटल मोल Nt, और Nt की वैल्यू क्या है हमारे पास Na प्लस Nb, उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। और अगर अब कोई आपसे मोल भिन्न की डेफिनेशन पूछे तो आप लोग सिंपल सा इसी फॉर्मूले से यहाँ पर डेफिनेशन दे सकते हो। तो क्या होगी हमारी डेफिनेशन, बिलियन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक की मोल भिन्न कहते हैं, उस घटक की मोल भिन्न कहते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब आपने जो यहाँ पर मोल भिन्न का फॉर्मूला लिखा है उसमें आप लोग देख रहे हो कि मोल डिवाइड बाई मोल है, दैट मीन्स मोल से मोल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा ये इसका मात्रक नहीं होगा। दैट मीन्स मोल भिन्न एक मात्रकहीन राशि है। कैसी राशि है, मात्रक की। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इसकी डेफिनेशन आप लोग देख रहे हो, बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या, बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक की मोल भिन्न कहते हैं। इसे कैपिटल एक्स से निरूपित करते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया है कि माना कि किसी द्विअंगी बिलियन में 2 घटक कैपिटल ए और कैपिटल बी हैं, जिनके मोलों की संख्या क्रम से कितनी है, Na और Nb है। तो अगर हमें ए की मोल भी निकालनी है तो क्या होगा, ए के मोलों की संख्या डिवाइड बाई कुल मोलों की संख्या, तो ये आ जाएगा हमारा। और बी के घटक की अगर हमें मोल भी निकालनी है तो बी के घटक के मोलों की संख्या डिवाइड बाई कुल मोलों की संख्या Na प्लस Nb। अगर समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें तो आप लोग देख रहे हो कि हमने लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है इनको यहाँ पर ऐड कर लिया है लेफ्ट हैंड साइड पर, और जो राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ है उनको राइट हैंड साइड पर ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर दोनों जगह हर क्या है, समान है। अगर हर समान है तो अंश को आप लोग डायरेक्ट जोड़ सकते हो, तो Na प्लस एन बी डिवाइड बाई Na प्लस एन बी। अगर अंश और हर समान है तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या बचा रह जाएगा, 1। तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हो गया बिलियन में अगर द्विअंगी बिलियन था तो उन दोनों घटकों की मूल भिन्नों का योग यहाँ पर क्या 1 है, और ऑलवेज 1 रहेगा। ठीक, अगर ये त्रिअंगी होता तीनों घटकों की मूल भिन्नों का योग क्या हो जाता, 1 हो जाता। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि किसी भी बिलियन में उपस्थित घटकों की मूल भिन्नों का योग सदैव क्या होता है, 1 होता है। तो ये टॉपिक आप लोगों का क्लियर हुआ क्या होती है मूल भिन्न। एक बार और इसकी डेफिनेशन को हम लोग समझ लेते हैं, मूल भिन्न की डेफिनेशन को।
देखिए मोल भिन्न की डेफिनेशन हो जाएगी किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक की मोल भिन्न कहते हैं और इसे x से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, चलिए अगर कोई आपसे मोल प्रतिशत पूछ ले तो बहुत ही सिंपल है कि मोल प्रतिशत कैसे निकालना है आपको। सबसे पहले मोल प्रतिशत निकालने के लिए आपको मोल भिन्न कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी? मोल भिन्न। और मोल भिन्न जो कैलकुलेट होकर आएगी उसी में आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। कितने से मल्टीप्लाई कर देना है? 100 से। तो वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मोल प्रतिशत। तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए वह मोल प्रतिशत पूछेगा तो आप सोचोगे हमारे पास तो कोई मेथड ही नहीं है। ऐसा नहीं है, आप लोग पहले क्या कैलकुलेट कर लेना? मोल भिन्न कैलकुलेट कर लेना, उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मोल प्रतिशत। और एक चीज आपको याद रखनी है, जो भी मोल भिन्न होती है उसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी और 1 से क्या रहेगी? छोटी रहेगी किसी भी सॉल्यूशन के लिए। दैट मीन्स अगर मान लेते हैं हम लोग इसके बीच की कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 2/3 और मल्टीप्लाई बाई हमने क्या कर दिया? 100। तो अब 2/3 मल्टीप्लाई बाई 100 कर देने पर यह किस में कन्वर्ट हो गया? मोल प्रतिशत में। किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? मोल प्रतिशत। तो यह चीज आप लोगों को समझ में, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 66.6%। ठीक है, चलिए ये आप लोग सीखे मोल प्रतिशत। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वह है यूनिट ऑफ प्रेशर। देखो कुछ जैसे यूनिट ऑफ प्रेशर और यूनिट ऑफ वॉल्यूम आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे जो हम लोग टर्म डिफाइन करने वाले हैं जैसे मोलरता और मोलरता, तो वहां पर वॉल्यूम भी आ जाता है, कहीं कहीं पर प्रेशर भी आपको दे देगा जैसे हेनरी लॉ में। तो ये चीज स्टैंडर्ड वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। तो यूनिट ऑफ प्रेशर को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए प्रेशर क्या होता है। तो देखिए प्रेशर क्या होगा? प्रेशर होता है F/A, दैट मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया पर कितना अप्लाइड हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। तो फोर्स की यूनिट जो हो जाएगी वह हो जाएगी आपकी न्यूटन, और एरिया की जो यूनिट है वो हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग पास्कल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पास्कल। तो आपकी जो एसआई यूनिट की अगर हम लोग बात करें प्रेशर की तो पास्कल रहती है। ठीक, अब जो प्रेशर होता है इसे हम लोग वायुमंडलीय दाब भी कहते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय दाब जो हम लोगों पर अप्लाइड है 1 atm जिसे हम लोग मान लेते हैं, अब हम लोग इसकी कंपेयर इन यूनिट के साथ में करते हैं। तो कई सारी यूनिट्स हैं आपकी प्रेशर की, जैसे एटीएम हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, या फिर टॉर हो गया, या फिर mm/hg हो गया। तो ये यूनिट्स में हम लोग कंपेयर करना चाहते हैं। तो 1 atm इक्वल टू होता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यह चीज आपको याद रखनी है। ठीक, 1 atm किसके इक्वल होगा? 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके साथ साथ 1 atm इक्वल टू 1.013 बार भी होता है। किसके होगा? बार के। या फिर आप लोग इसे अप्रोक्सीमेट, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो 1 atm इक्वल टू 1 बार भी मान सकते हो, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1.013 है। और 1 atm इक्वल टू 760 टॉर भी होता है, 760 टॉर। और 1 atm इक्वल टू 760 mm/hg। तो ये सब देखिए यूनिट यहाँ पर लिखी हुई है आपके लिए, और इनको आप लोग याद कर सकते हो। ठीक, ये कन्वर्जन आपको पता होने चाहिए और इस चैप्टर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें किसकी? यूनिट ऑफ वॉल्यूम की, तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम में आपको जनरली लीटर में यूनिट दे देगा। ठीक है, लीटर में, या फिर क्यूबिक डेसीमीटर। क्यूबिक डेसीमीटर जो होता है उसे हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। तो आपको याद रखना है कि 1 लीटर इक्वल टू होता है 1 क्यूबिक डेसीमीटर। 1 क्यूबिक डेसीमीटर, दैट मीन्स अगर कहीं उसने लिख दिया 2 क्यूबिक डेसीमीटर तो वहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप उसे सीधा सीधा क्या समझोगे? 2 लीटर समझोगे। ठीक, और एक और इसमें आपको फंडा याद रखना है कि 1 सीसी, सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 1 सीसी जो इक्वल होता है वो 1 ml के होता है। इसका मतलब जानबूझकर आपको वाले किस में देगा? वॉल्यूम, सीसी में। जैसे उसने लिख दिया 200 सीसी, तो वहां पर परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप इसे 200 सीसी को ही 200 ml कह दोगे, क्योंकि हम लोग ज्यादातर फेमिलियर किसके साथ हैं? ml और लीटर के साथ। बट वो आपको क्या देगा? या तो क्यूबिक डेसीमीटर देगा या फिर क्या देगा? क्यूबिक सेंटीमीटर। तो क्यूबिक डेसीमीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर अगर वो हमें दे तो हम लोग उनको लीटर और ml में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि केवल और केवल हम लोगों को 2 कन्वर्जन यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे। और वह 2 कन्वर्जन आपको क्या याद रखने हैं यहाँ पर? कि 1 लीटर इक्वल टू है 1 क्यूबिक डेसीमीटर। तो इसे हम लोग लिखेंगे इस तरीके से। ठीक,
और 1 ml इक्वल टू है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, जिसको हम लोग ये लिख सकते हैं 1 ml इक्वल टू 1 cc। और अगर आपको इनका बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज यहाँ पर जाननी है तो आप लोग ये देख सकते हैं, ठीक। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके यूनिट ऑफ प्रेशर एंड यूनिट ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि हमें कन्वर्जन आने चाहिए, और अगर हमें कन्वर्जन नहीं आएंगे तो हम लोग उन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे। आइए अगला हम लोग जो टॉपिक यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वह है मोलरता। क्या मतलब होता है मोलरता का, यह चीज हम लोगों को समझनी है। देखिए, अगर आप मोलरता की बात कर रहे हो तो मोलरता बहुत सिंपल वे में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। मोलरता इक्वल टू एन बिलियन डिवाइड बाई वी लीटर, और वी जो लीटर में लेना है वह बिलियन का लेना है। तो जब भी हम लोगों को डेफिनेशन देनी होती है तो जो हर में लिखा होता है उसको हम लोग इकाई कर लेते हैं, एकांक कर लेते हैं, एक मान लेते हैं। तो आप लोगों को क्या देनी इसकी डेफिनेशन, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित बिलियन के मूलों की संख्या, बिलियन के मूलों की संख्या उस बिलियन की मोलरता कहलाती है, जिसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और कैपिटल एम से अगर आप इसे रिप्रेजेंट कर रहे हो और इसका मात्रक अगर कोई आपसे पूछ ले तो मोल का मात्रक तो मोल रहेगा, और बिलियन का आयतन आपने किस में रखा है, लीटर में, तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीटर। तो इसकी यूनिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी मोल पर लीटर हो जाएगी, ठीक। तो यह इसकी डेफिनेशन लिखी है। और अभी आपको मैंने बताया था कि 1 लीटर इक्वल टू किसके होता है, 1 क्यूबिक डेसीमीटर। तो अगर वह 1 लीटर न लेकर वह 1 क्यूबिक डेसीमीटर ले तब भी आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हो। फिर क्या डेफिनेशन बनेगी आपकी कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर में उपस्थित बिलियन के मूलों की संख्या उस बिलियन की मोलरता कहलाती है। चलिए, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को यह मोलरता भी समझ में आ गई हुई। मान लेते हैं कि कहीं पर अगर किसी क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा हुआ है, आपको उसने दे दिया कि 0.25 मोलर NaOH बिलियन, ठीक। तो अब इसका अर्थ हम लोग क्या समझेंगे, तो देखो बहुत सिंपल वे में हम लोग इसका यहाँ पर अर्थ समझ सकते हैं। 0.25 हमको मोलरिटी दे रखी है, तो m इक्वल टू है 0.25। और अभी आप लोगों को मैंने बताया कि मोलरिटी जो होती है वह होती है n डिवाइड बाई वी लीटर। तो बताओ हम लोग इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। अगर हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.25 इक्वल टू n अपॉन वी लीटर। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर 1 लीटर, ये हो जाएगा अगर तुलना करेंगे हम लोग इनकी लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड से, तो 1 लीटर बिलियन में बिलियन के मोलों की संख्या 0.25 उपस्थित है। तो इसका अर्थ ये हो गया 0.25 मोल NaOH के 1 लीटर बिलियन में घुले हुए हैं। ये इसका क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है एग्जाम्पल में, NaOH के 0.25 मोल लीटर इनवर्स बिलियन का तात्पर्य है कि 0.25 मोल NaOH के 1 लीटर बिलियन में घुले हैं। और अगर आपको डेफिनेशन लिखनी तो ये आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक। आइए, अगर ये तो बात हुई मोलरता की, अब इस पर न्यूमेरिकल कैसे आएगा वो न्यूमेरिकल भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, उस बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml बिलियन में घुला हुआ है। तो आपको जो यहाँ पर दे रखी है वैल्यूज, क्या क्या गिवन है, स्मॉल w दे रखा है आपको, स्मॉल w दे रखा है आपको 5 ग्राम। तो अब हमें ये पता चलिए, अगर हमें स्मॉल w पता है तो हम लोग m निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट किसका, NaOH का। और मॉलिक्यूलर वेट अगर NaOH का अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, दैट मीन्स 40 ग्राम पर मोल। और यहाँ से हम लोग मोल निकाल सकते हैं, n इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन m, और ये हो गया 5 डिवाइड बाई 40, ठीक। और ये हो जाएगा 1/8। तो हमारे पास जो मोलों की संख्या आ गई 1/8 है। और उसके साथ साथ आपको वॉल्यूम दे रखा है 450 ml, 450 ml। अगर 450 ml को अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहें तो 450 ml को अगर हम लोग लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड, और ये हो गया लीटर में, ठीक। अब सिंपल सा फॉर्मूला है मोलरता का, मोलरता बराबर है n अपॉन वी लीटर। n की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/8, और वी लीटर में कितना है 450 डिवाइड बाई 100, तो ये यहाँ पर 1000 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.278। तो यूनिट जो रहेगी वो क्या रहेगी, मोल पर लीटर या फिर मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, क्यूबिक डेसीमीटर। तो ये आपका सॉल्व हो गया न्यूमेरिकल। तो सिंपल वे में हम लोगों ने क्या किया, हो सकता है वो डायरेक्टली आपको मोल दे दे, पर 99% केस में वो डायरेक्टली आपको मोल नहीं देगा, आपको क्या देगा,
मात्रा देगा बिलियन की। जब बिलियन की मात्रा अगर हमें दे दे तो भी हम लोग पहले मोल निकालना सीख कर आए, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। आफ्टर दैट हम लोग मोल निकालेंगे, और फिर जो मोल निकालेंगे तो बिलियन का आयतन जो होगा, अगर वो एमएल में दे रखा है तो उसे सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लेंगे, लीटर में। अगर डायरेक्ट लीटर में दे रखा है तो डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो जो भी वैल्यू आपकी आएगी सॉल्व करने के बाद, वही आपकी मोलरता कहलाएगी। चलिए, तो मोलरता आप लोगों को समझ में आई। अब अगला जो टॉपिक हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वह है मोलरता। देखिए क्या है मोलरता। मोलरता में आपको एक चीज विशेष ध्यान रखनी है, जितने भी टॉपिक अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं बिलियन की सांद्रता को रिप्रेजेंट करने के, तो वहां पर सभी जगह डिवाइड में बिलियन लिया गया है। दैट मीन्स चाहे तो आपने बिलियन की मात्रा ली या फिर बिलियन का आयतन लिया, बट आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वहां पर आप बिलियन नहीं लोगे। ठीक, तो यहाँ पर अभी भी बिलियन के मोलों की संख्या ली जाएगी, तो अंश में तो क्या लिखा जाएगा, एन बिलियन। पर डिवाइड में जो लिखना है आपको, यहाँ पर हर में जो लिखना है वह विलायक का भार लेना है। इसका मतलब विलायक की मात्रा, तो डब्लू विलायक, और ये किस में लोगे, किलोग्राम में। और यहीं से हम लोग इसकी डेफिनेशन दे देंगे। तो मूलतः को जो रिप्रेजेंट करा जाता है वो स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, यह चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो मूलतः की डेफिनेशन क्या दी जाएगी, देखो इस फॉर्मूले से हम लोग देख सकते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस बिलियन की मूलतः कहलाती है, उस बिलियन की मूलतः कहलाती है। इसे किससे रिप्रेजेंट करा जाता है, स्मॉल एम से। और अगर इसकी यूनिट की अगर बात की जाए तो देखो मोल की यूनिट तो मोल ही रहेगी, और डिवाइड बाई डब्लू ब्लैक किस में लिया है आपने, केजी में, तो केजी, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर केजी। तो मात्रक हो गया इसका मोल पर केजी। अगर कहीं पर इस तरीके से लिखा हुआ है कि 0.125 पॉइंट वन सॉरी 1.25, ठीक, स्मॉल एम NaOH का जलीय विलयन। तो अगर आपको इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताना है तो क्या अर्थ निकलेगा यहाँ पर कि 1.25 मोल NaOH के 1 किलोग्राम जल में उपस्थित है। 1 किलोग्राम किस में उपस्थित है, जल में, क्योंकि जल यहाँ पर एज ए किसकी तरह ट्रीट कर रहा है, सॉल्वेंट ब्लैक की तरह ट्रीट कर रहा है। और यह इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हो जाएगा कहीं पर अगर ये चीज लिखी हुई है तो। और सिंपल वे में अगर जब भी आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर इसका निकालना हो तो आप लोग क्या करिए, जो भी उसने दे रखा है, जैसे स्मॉल एम दे दिया यहाँ पर 1.25, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो थ्योरी हम लोगों ने डेवलप की थी मूलतः की, उसी वाले फॉर्मूले से इसकी कंपेयर कर देंगे। तो एन बिलियन डिवाइड बाई डब्ल्यू विलायक केजी में। तो जब आप कंपेयर करोगे तो हम लोग इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। अगर इक्वल रखेंगे तो ये हो जाएगा 1.25 इक्वल टू एन बिलियन और डब्ल्यू विलायक हमारा इस केस में क्या है, जल, और ये किस में लेना है, केजी में। तो यहाँ पे डिवाइड बाई 1 मान लेंगे, तो इसका मतलब 1 किलोग्राम क्या है हमारे पास, जल उपस्थित है। और विलय के मूलों की संख्या कितनी है, 1.25, और विलय के तौर पर हमारे पास कौन उपस्थित है यहाँ पर, NaOH। ठीक, तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया हो कि मूलतः क्या होती है। इस तरीके से आपने मूलतः, मोल भिन्न और स्ट्रेंथ ऑफ बिलियन के बारे में भी सीख लिया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग इसे लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर कोचिंग सेंटर। माई सेल्फ आरपी सिंह। आज जो टॉपिक हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वह बिलियन की सांद्रता को रिप्रेजेंट करने के मेथड्स हैं, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन। इसके बाद हम लोग मोल प्रभास की बात करेंगे, मोलरता की बात करेंगे, एंड मोलरता की बात करेंगे। अगर आपको इसके अलावा भी जो मेथड्स हैं जैसे %WIW या %VYV या %WIV, इनको अगर समझना है तो आप लोग हमारे प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। आइए बात करते हैं हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन। क्या है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, जिसे हिंदी में बिलियन की शक्ति कहते हैं। तो अगर स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको सिंपल वे में अगर इसे डिफाइन करना है तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं विलय की मात्रा, विलय की मात्रा, और इसको हमें ग्राम में लेना है, विलय की मात्रा ग्राम में, ठीक, और डिवाइड बाई लिखना है आपको बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, और बिलियन का आयतन आपको लीटर में लेना है। तो अब यहीं से हम लोग इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगी बिलियन की शक्ति की डेफिनेशन, 1 लीटर, नीचे वाले को हमेशा क्या कर लिया जाता है, इकाई कर लिया जाता है, जो यहाँ पर हर में लिखा होता है उसे इकाई मान लिया जाता है। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है,
उस विलयन की शक्ति कहलाती है, उस विलयन की शक्ति कहलाती है। तो देखो ये डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलयन की ग्राम में मात्रा विलयन की शक्ति कहलाती है। तो बहुत ही सिंपल वे है, अगर आपको विलयन की सांद्रता रिप्रेजेंट करना है किस रूप में, विलयन की शक्ति के रूप में, आपको 1 लीटर सॉल्यूशन लेना है और बस इतना चेक करना है कि उस 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम विलय घोला गया है, कितने ग्राम विलय घोला गया है, यह चेक करना होता है। ठीक, चलिए मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा, स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन। अब हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह है मोल, बट मोल को सीखने से पहले हमें पहले अणुभार निकालना सीखना होगा कि क्या होता है अणुभार। तो पहले टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करेंगे वह है अणुभार। देखिए अणुभार या फिर मोलर द्रव्यमान, तो अगर आपके पास कोई अणु होता है तो अणु जो होगा वह परमाणुओं से मिलकर बना होगा। तो अगर आप सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग कर लेते हैं, अगर आप सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग कर लेते हैं तो जो द्रव्यमान आएगा, अगर आप उसे ग्राम में मेजर करते हो, अगर आप उसे ग्राम में मेजर करते हो तो वही क्या कहलाएगा, अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट, या फिर उसे मोलर द्रव्यमान कहते हैं। अगर मोलर द्रव्यमान की अगर आप डेफिनेशन देना चाहोगे तो आप सिंपल वे में डेफिनेशन दे सकते हो कि 1 मोल, अगर आप 1 मोल अणुओं का अगर द्रव्यमान कैलकुलेट कर रहे हो तो वह आपका क्या कहलाएगा, मूल द्रव्यमान। तो 1 मोल अणुओं का द्रव्यमान मूल द्रव्यमान कहलाएगा। ठीक, अगर हम लोग इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट जो रहेगी वो ग्राम पर मोल रहेगी। क्या रहेगी, ग्राम पर मोल। और एक एग्जांपल लेकर हम लोग इस चीज को समझते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को मूल द्रव्यमान या फिर अणुभार, जिसे हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट, उसे कैलकुलेट करना है। लेट दैट हमारे पास है CH4 अणु के रूप में, और CH4 का हमें मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है या फिर मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान या फिर अगर हम लोग बात करें किसकी, मॉलिक्यूलर वेट की, इसे हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। तो MCH4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कार्बन के कितने एटम्स हैं, 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाई कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, 1 मल्टीप्लाई बाई कार्बन का परमाणु द्रव्यमान। ठीक, प्लस करके, अब प्लस करके क्या लिखना है आपको, हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान, हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है, 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाई हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 12, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 1, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 12, और अगर आप लोग इनका एडिशन कर दो ये हो जाएगा 16, और यहाँ पर ग्राम पर मोल, और यही आपका क्या कहलाएगा, या तो आप इसे मोलर मास बोल दो या फिर मॉलिक्यूलर वेट बोल दीजिए। क्लियर है पॉइंट, तो समझ में आ गया। देखिए एक और एग्जांपल यहाँ पर हम लोगों ने लिखा हुआ है कि SO2 का मूल द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो SO2 के मूल द्रव्यमान की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ क्या लिखा है, 1 मल्टीप्लाई बाई सल्फर का परमाणु भार प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीजन का परमाणु भार। सल्फर का परमाणु भार कितना है, 32, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है आपका, 16, और जब हम लोगों ने वैल्यू पुट करी तो आपका टोटल जो आ गया 64 आ गया, और यूनिट क्या रहेगी, ग्राम पर मोल। ठीक, तो अगर आप लोगों को अणुभार निकालना है या फिर मूलत द्रव्यमान निकालना है तो जो भी आपको अणु दिया जाए उसमें उपस्थित जितने भी परमाणु हैं सभी के परमाणु भारों का आप योग कर लेना, और उसका जो योग करने के बाद में जो द्रव्यमान आएगा वो हमें किस में लेना है, ग्राम में लेना है। वही हमारा क्या कहलाएगा, मूलत द्रव्यमान या फिर अणुभार कहलाएगा। आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने दिया है इसमें लिखा है निम्न अणुओं के मूलत द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो जो अणु आपको दे रखे हैं इनके मूलत द्रव्यमान आप लोगों को कैलकुलेट करने और इनके आंसर कमेंट में लिखने। ठीक, चलिए अगर आप लोग अणुभार निकालना सीख गए तो अब आप आसानी से क्या सीख सकते हैं, मोल निकालना सीख सकते हैं। तो देखिए मोल क्या होगा, मोल को हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे। मोल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल n, और जो मोल का फॉर्मूला रहेगा वह रहेगा दी गई मात्रा, जो भी पदार्थ होगा उसकी मात्रा दी गई होगी उसे लिखना है आपको, और दी गई मात्रा हमेशा किस में लिखनी है, ग्राम में, और डिवाइड बाई आपको लिखना है अणुभार। या तो आप अणुभार लिख सकते हो, अदरवाइज आप मूल द्रव्यमान भी लिख सकते हो, और यूनिट क्या है इसकी, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। मान लेते हैं हमको, जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिया था CH4 का, इसी तरीके से हमें दे रखा है कि 12 ग्राम 12 ग्राम CH4 12 ग्राम CH4 में उपस्थित मूलों की संख्या की गणना कीजिए। हमसे मूलों की संख्या पूछ ली, तो 12 ग्राम क्या दे रखी है हम लोगों को, मात्रा दे रखी है। तो मात्रा दे रखी है 12 ग्राम, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया 12। अभी CH4 का हम लोगों ने अणुभार जो निकाला था वो कितना आया था, 16, तो ये हो गया 16। ठीक है, अब इसे आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/4
और 3/4 को भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7 और ये हो गया 5। तो 0.75 मोल आपके पास हैं प्रेजेंट किसके, 12 ग्राम CH4 के। 12 ग्राम CH4 में 0.75 मोल उपस्थित हैं। आप इसका अर्थ ये निकाल सकते हो। तो इजी निकाल सकते हैं हम लोग, इजीली मेथड है ये कि भाई दी गई मात्रा लिखनी है आपको और डिवाइड में क्या लिखना है, अणुभार लिखना है। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग, क्या है ये, देखिए मोल यहाँ पे लिखा हुआ है किसी पदार्थ की ग्राम में दी गई मात्रा उस पदार्थ के मूल द्रव्यमान के अनुपात को मूल द्रव्यमान कहते हैं। तो किसी पदार्थ की ग्राम में दी गई मात्रा व उस पदार्थ के मूल द्रव्यमान के अनुपात को क्या कहते हैं, हम लोग मोल कहते हैं। और इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एन से। अगर एन से अगर इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एन बराबर क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला W/M। W जो है यहाँ पर वो है दी गई मात्रा किसी पदार्थ की, और जबकि M जो है वह क्या है, अणुभार है। ठीक, अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आपके लिए सॉल्व करा हुआ है कि 88 ग्राम CO2 में मोल की गणना कीजिए। 88 ग्राम CO2 मोल की गणना, तो W कितना दे रखा है आप लोगों को, 88 ग्राम। अब हम लोग MCO2 यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। MCO2 कैलकुलेट करने के लिए आपको 1 मल्टीप्लाई बाई कार्बन का परमाणु भार प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीजन का परमाणु भार। 1 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 12, कार्बन का परमाणु भार कितना है 12, और 2 मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है 16। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 32। अगर आप लोग इसका एडिशन करेंगे तो ये आएगा 44। और हमने बोला था यूनिट इसकी क्या लेनी है आपको, ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल, तो इसका मतलब यह इसका क्या निकल के आ गया, मोलर मास। और यह इसका क्या है, दी गई मात्रा। तो दोनों को वैल्यू को अगर फॉर्मूले में पुट करें तो क्या होगा 88 डिवाइड बाई 44, और आंसर आ गया आपका 2 मोल। इसका मतलब हम लोग यह कह सकते हैं कि 88 ग्राम, अगर 88 ग्राम अगर आपके पास में क्या है CO2, तो उसमें जो मोलों की संख्या जो रहेगी वह कितनी रहेगी, 2 मोल रहेगी। क्लियर है पॉइंट। आइए अब अगला यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, और इस न्यूमेरिकल को आप लोगों को सॉल्व करना है कि 36 ग्राम H2 में मोलों की संख्या की गणना कीजिए, और कमेंट में हमें आंसर बताना है। अब अगर आप लोग मोल सीख चुके हो और अणुभार निकालना सीख गए हो, तो मुझे लगता है कि अब आप आसानी से जो भी आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, विलियम की सांद्रता को रिप्रेजेंट करने के मेथड सीखेंगे, उनको आप लोग आसानी से सीख जाओ। क्योंकि वहां पर एक टर्म कॉमन रहेगी, वह है मोल। और मोल की वैल्यू आपको क्या याद रखनी है हमेशा, यहाँ पर इस केस में N इक्वल टू W/M। मोल को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हैं, बट जो इस चैप्टर में हमको यूज में लेना है वह ये वाला लेना है मेथड। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं हम लोग आगे की। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है मोल प्रभाज या मोल भिन्न, या फिर उसी को मोल अंश कहते हैं, और इंग्लिश में इसे कहेंगे मोल फ्रैक्शन। ठीक है, देखिए क्या है मोल फ्रैक्शन, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर आप कोई बिलियन तैयार कर रहे हो तो बिलियन में कई घटक हो सकते हैं, बट हम लोग जनरली यहाँ पर द्विअंगी बिलियन की बात करते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन की। दैट मीन्स ये है कि हमारे सॉल्यूशन में केवल और केवल 2 घटक होंगे। तो अगर आपने कोई भी बिलियन तैयार किया और उसमें 2 घटक हैं, एक ए और एक बी, और हमने मान लिया कि ए के जो मूलों की संख्या है वह है Na, और बी के जो मूलों की संख्या है वह है Nb। तो इसका मतलब टोटल मोल जो हो जाएंगे इस सॉल्यूशन में, अगर आप बात करो टोटल मोलों की संख्या, तो वो हो जाएगी Na प्लस Nb। अब हम लोगों को मोल भिन्न निकालनी है। मोल भिन्न का मतलब है कि आपको यह चेक करना है कि भाई जिस भी घटक की आप बात कर रहे हो उस घटक के मोलों की कितनी संख्या है टोटल मोल के सापेक्ष, टोटल मोल के सापेक्ष। तो अगर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ए के मोलों की चेक करना चाहते हैं कि भाई कितनी संख्या है, तो x से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे मोल भिन्न को। और ए के मोलों की संख्या की अगर हम लोग बात करने वाले हैं तो हम लोग लिखेंगे यहाँ Na डिवाइड बाई टोटल मोल Nt, और Nt की वैल्यू क्या है हमारे पास Na प्लस Nb, उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। और अगर अब कोई आपसे मोल भिन्न की डेफिनेशन पूछे तो आप लोग सिंपल सा इसी फॉर्मूले से यहाँ पर डेफिनेशन दे सकते हो। तो क्या होगी हमारी डेफिनेशन, बिलियन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक की मोल भिन्न कहते हैं। उस घटक की मोल भिन्न कहते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब आपने जो यहाँ पर मोल भिन्न का फॉर्मूला लिखा है उसमें आप लोग देख रहे हो कि मोल डिवाइड बाई मोल है। दैट मीन्स मोल से मोल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा ये इसका मात्रक नहीं होगा। दैट मीन्स मोल भिन्न एक मात्रकहीन राशि है। कैसी राशि है, मात्रक की। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इसकी डेफिनेशन आप लोग देख रहे हो, बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या, बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक की मोल भिन्न कहते हैं। इसे कैपिटल एक्स से निरूपित करते हैं।
अब यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया है कि माना कि किसी द्विअंगी विलयन में दो घटक कैपिटल ए और कैपिटल बी हैं, जिनके मूलों की संख्या क्रम से कितनी है, एन ए और एन बी है। तो अगर हमें ए की मूल भी निकालनी है तो क्या होगा, ए के मूलों की संख्या डिवाइड बाई कुल मूलों की संख्या, तो ये आ जाएगा हमारा। और बी के घटक की अगर हमें मूल भी निकालनी है तो बी के घटक के मूलों की संख्या डिवाइड बाई कुल मूलों की संख्या, एन ए प्लस एन बी। अगर समीकरण एक और दो को जोड़ दें तो आप लोग देख रहे हो कि हमने लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है इनको यहाँ पर ऐड कर लिया है लेफ्ट हैंड साइड पर, और जो राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ है उनको राइट हैंड साइड पर ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर दोनों जगह हर क्या है, समान है। अगर हर समान है तो अंश को आप लोग डायरेक्ट जोड़ सकते हो, तो एन ए प्लस एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। अगर अंश और हर समान है तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या बचा रह जाएगा, वन। तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू वन। इसका मतलब ये हो गया विलयन में अगर द्विअंगी विलयन था तो उन दोनों घटकों की मूल भिन्नों का योग यहाँ पर क्या वन है और ऑलवेज वन रहेगा। ठीक, अगर ये त्रिअंगी होता तीनों घटकों की मूल भिन्नों का योग क्या हो जाता, वन हो जाता। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि किसी भी विलयन में उपस्थित घटकों की मूल भिन्नों का योग सदैव क्या होता है, वन होता है। तो ये टॉपिक आप लोगों का क्लियर हुआ क्या होती है मूल भिन्न। एक बार और इसकी डेफिनेशन को हम लोग समझ लेते हैं, मूल भिन्न की डेफिनेशन को। देखिए मूल भिन्न की डेफिनेशन हो जाएगी, किसी एक घटक के मूलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मूलों की संख्या के अनुपात को उस घटक की मूल भिन्न कहते हैं और इसे x से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, चलिए अगर कोई आपसे मूल प्रतिशत पूछ ले तो बहुत ही सिंपल है कि मूल प्रतिशत कैसे निकालना है आपको। सबसे पहले मूल प्रतिशत निकालने के लिए आपको मूल भिन्न कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मूल भिन्न। और मूल भिन्न जो कैलकुलेट होकर आएगी उसी में आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, 100 से। तो वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोल प्रतिशत। तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए वह मोल प्रतिशत पूछेगा, तो आप सोचोगे हमारे पास तो कोई मेथड ही नहीं है। ऐसा नहीं है, आप लोग पहले क्या कैलकुलेट कर लेना, मोल भिन्न कैलकुलेट कर लेना, उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोल प्रतिशत। और एक चीज आपको याद रखनी है, जो भी मोल भिन्न होती है उसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी और 1 से क्या रहेगी, छोटी रहेगी किसी भी सॉल्यूशन के लिए। दैट मीन्स अगर मान लेते हैं हम लोग इसके बीच की कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 2/3 और मल्टीप्लाई बाई हमने क्या कर दिया 100। तो अब 2/3 मल्टीप्लाई बाई 100 कर देने पर यह किस में कन्वर्ट हो गया, मोल प्रतिशत में। किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, मोल प्रतिशत। तो यह चीज़ आप लोगों को समझ में, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 66.6%। ठीक है, चलिए ये आप लोग सीखे मोल प्रतिशत। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वह है यूनिट ऑफ प्रेशर। देखो कुछ जैसे यूनिट ऑफ प्रेशर और यूनिट ऑफ वॉल्यूम आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे जो हम लोग टर्म डिफाइन करने वाले हैं जैसे मोलरता और मोलरता, तो वहां पर वॉल्यूम भी आ जाता है, कहीं कहीं पर प्रेशर भी आपको दे देगा जैसे हेनरी लॉ में। तो ये चीज स्टैंडर्ड वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। तो यूनिट ऑफ प्रेशर को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए प्रेशर क्या होता है। तो देखिए प्रेशर क्या होगा, प्रेशर होता है F/A, दैट मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया पर कितना अप्लाइड हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो फोर्स की यूनिट जो हो जाएगी वह हो जाएगी आपकी न्यूटन, और एरिया की जो यूनिट है वो हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग पास्कल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, पास्कल। तो आपकी जो एसआई यूनिट की अगर हम लोग बात करें प्रेशर की तो पास्कल रहती है। ठीक, अब जो प्रेशर होता है इसे हम लोग वायुमंडलीय दाब भी कहते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय दाब जो हम लोगों पर अप्लाइड है 1 atm जिसे हम लोग मान लेते हैं। अब हम लोग इसकी कंपेयर इन यूनिट के साथ में करते हैं। तो कई सारी यूनिट्स हैं आपकी प्रेशर की, जैसे एटीएम हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, या फिर टॉर हो गया, या फिर mm/hg हो गया। तो ये यूनिट्स में हम लोग कंपेयर करना चाहते हैं। तो 1 atm इक्वल टू होता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यह चीज आपको याद रखनी है। ठीक, 1 atm किसके इक्वल होगा, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके साथ साथ 1 atm इक्वल टू 1.013 बार भी होता है। किसके होगा, बार के। या फिर आप लोग इसे अप्रोक्सीमेट, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो 1 atm इक्वल टू 1 बार भी मान सकते हो, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1.013 है। और 1 atm इक्वल टू 760 टॉर भी होता है, 760 टॉर। और 1 atm इक्वल टू 760 mm/hg। तो ये सब देखिए यूनिट यहाँ पर लिखी हुई है आपके लिए, और इनको आप लोग याद कर सकते हो। ठीक, ये कन्वर्जन आपको पता होने चाहिए और इस चैप्टर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
पॉइंट्स हैं। अगर इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें किसकी, यूनिट ऑफ वॉल्यूम की, तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम में आपको जनरली लीटर में यूनिट दे देगा, ठीक है, लीटर में, या फिर क्यूबिक डेसीमीटर। क्यूबिक डेसीमीटर जो होता है उसे हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। तो आपको याद रखना है कि 1 लीटर इक्वल टू होता है 1 क्यूबिक डेसीमीटर। 1 क्यूबिक डेसीमीटर, दैट मीन्स अगर कहीं उसने लिख दिया 2 क्यूबिक डेसीमीटर तो वहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप उसे सीधा सीधा क्या समझोगे, 2 लीटर समझोगे, ठीक। और एक और इसमें आपको फंडा याद रखना है कि 1 सीसी, सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 1 सीसी जो इक्वल होता है वो 1 ml के होता है। इसका मतलब जानबूझकर आपको वो किस में देगा, वॉल्यूम, सीसी में। जैसे उसने लिख दिया 200 सीसी, तो वहां पर परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप इसे 200 सीसी को ही 200 ml कह दोगे, क्योंकि हम लोग ज्यादातर फेमिलियर किसके साथ हैं, ml और लीटर के साथ। बट वो आपको क्या देगा, या तो क्यूबिक डेसीमीटर देगा या फिर क्या देगा, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो क्यूबिक डेसीमीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर अगर वो हमें दे तो हम लोग उनको लीटर और ml में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि केवल और केवल हम लोगों को 2 कन्वर्जन यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे। और वह 2 कन्वर्जन आपको क्या याद रखने हैं यहाँ पर, कि 1 लीटर इक्वल टू है 1 क्यूबिक डेसीमीटर। तो इसे हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, ठीक। और 1 ml इक्वल टू है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, जिसको हम लोग ये लिख सकते हैं 1 ml इक्वल टू 1 सीसी। और अगर आपको इनका बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज यहाँ पर जाननी है तो आप लोग ये देख सकते हैं, ठीक। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, यूनिट ऑफ प्रेशर एंड यूनिट ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि हमें कन्वर्जन आने चाहिए, और अगर हमें कन्वर्जन नहीं आएंगे तो हम लोग उन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे। आइए अगला हम लोग जो टॉपिक यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वह है मोलरता। क्या मतलब होता है मोलरता का, यह चीज हम लोग को समझनी है। देखिए, अगर आप मोलरता की बात कर रहे हो तो मोलरता बहुत सिंपल वे में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। मोलरता इक्वल टू एन बिलियर, एन बिलियर डिवाइड बाई वी लीटर, और वी जो लीटर में लेना है वह बिलियन का लेना है। तो जब भी हम लोगों को डेफिनेशन देनी होती है तो जो हर में लिखा होता है उसको हम लोग इकाई कर लेते हैं, एकांक कर लेते हैं, एक मान लेते हैं। तो आप लोगों को क्या देनी इसकी डेफिनेशन, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित बिलियन के मूलों की संख्या, बिलियन के मूलों की संख्या उस बिलियन की मोलरता कहलाती है, जिसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और कैपिटल एम से अगर आप इसे रिप्रेजेंट कर रहे हो और इसका मात्रक अगर कोई आपसे पूछ ले तो मोल का मात्रक तो मोल रहेगा, और बिलियन का आयतन आपने किस में ले रखा है, लीटर में, तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीटर। तो इसकी यूनिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी मोल पर लीटर हो जाएगी, ठीक। तो यह इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। और अभी आपको मैंने बताया था कि 1 लीटर इक्वल टू किसके होता है, 1 क्यूबिक डेसीमीटर। तो अगर वह 1 लीटर न लेकर वह 1 क्यूबिक डेसीमीटर ले तब भी आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हो। फिर क्या डेफिनेशन बनेगी आपकी, कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर, 1 क्यूबिक डेसीमीटर में उपस्थित बिलियन के मूलों की संख्या उस बिलियन की मूलरता कहलाती है। चलिए, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को यह मूलरता भी समझ में आ गई हुई। मान लेते हैं कि कहीं पर अगर किसी क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा हुआ है, आपको उसने दे दिया कि 0.25, 0.25 मोलर NaOH, NaOH बिलियन, ठीक। तो अब इसका अर्थ हम लोग क्या समझेंगे, तो देखो बहुत सिंपल वे में हम लोग इसका यहाँ पर अर्थ समझ सकते हैं। 0.25 हमको मोलरिटी दे रखी है, तो m इक्वल टू है 0.25। और अभी आप लोगों को मैंने बताया कि मोलरिटी जो होती है वह होती है n डिवाइड बाई वी लीटर। तो बताओ हम लोग इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। अगर हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.25 इक्वल टू n अपॉन वी लीटर। इसका मतलब यह हो गया कि यहाँ पर 1 लीटर, ये हो जाएगा अगर तुलना करेंगे हम लोग इनकी लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड से, तो 1 लीटर बिलियन, 1 लीटर बिलियन में बिलियन के मोलों की संख्या 0.25 उपस्थित है। तो इसका अर्थ ये हो गया 0.25 मोल NaOH के 1 लीटर बिलियन में घुले हुए हैं। ये इसका क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है एग्जाम्पल में, NaOH के 0.25 मोल लीटर इनवर्स बिलियन का तात्पर्य है कि 0.25 मोल NaOH के 1 लीटर बिलियन में घुले हैं। और अगर आपको डेफिनेशन लिखनी तो ये आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक। आइए, अगर ये तो बात हुई मोलरता की, अब इस पे न्यूमेरिकल कैसे आएगा, वो न्यूमेरिकल भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, उस बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml बिलियन में घुला हुआ है। तो आपको जो यहाँ पर दे रखी है वैल्यूज, क्या क्या गिवन है, स्मॉल w दे रखा है आपको, स्मॉल w दे रखा है आपको 5 ग्राम। तो अब हमें ये पता चलिए, अगर हमें स्मॉल w पता है तो हम लोग m निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट किसका, NaOH का। और मॉलिक्यूलर वेट अगर NaOH का अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1,
दैट मीन्स 40 ग्राम पर मोल। और यहाँ से हम लोग मोल निकाल सकते हैं, एन इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन एम, और ये हो गया 5/40, ठीक, और ये हो जाएगा 1/8। तो हमारे पास जो मोलों की संख्या आ गई 1/8 है, और उसके साथ साथ आपको वॉल्यूम दे रखा है 450 ml। 450 ml, अगर 450 ml को अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहें तो 450 ml को अगर हम लोग लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड, और ये हो गया लीटर में, ठीक। अब सिंपल सा फॉर्मूला है मूलरता का, मूलरता बराबर है एन अपॉन वी लीटर। एन की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/8, और वी लीटर में कितना है 450 डिवाइड बाई 100, तो ये यहाँ पर सॉरी 1000 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.278। तो यूनिट जो रहेगी वो क्या रहेगी, मोल पर लीटर, या फिर मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, क्यूबिक डेसीमीटर। तो ये आपका सॉल्व हो गया न्यूमेरिकल। तो सिंपल वे में हम लोगों ने क्या किया, हो सकता है वो डायरेक्टली आपको मोल दे दे, पर 99% केस में वो डायरेक्टली आपको मोल नहीं देगा, आपको क्या देगा, मात्रा देगा विलय की। जब विलय की मात्रा अगर हमें दे दे तो भी हम लोग पहले मोल निकालना सीख कर आए, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट, आफ्टर दैट हम लोग मोल निकालेंगे, और फिर जो मोल निकल आएंगे तो बिलियन का आयतन जो होगा अगर वो ml में दे रखा है तो उसे सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लेंगे, लीटर में। अगर डायरेक्ट लीटर में दे रखा है तो डायरेक्ट पुट कर देंगे, तो जो भी वैल्यू आपकी आएगी सॉल्व करने के बाद वही आपकी मोलरता कहलाएगी। चलिए, तो मोलरता आप लोगों को समझ में आई। अब अगला जो टॉपिक हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वह है मोलरता। देखिए क्या है मोलरता। मोलरता में आपको एक चीज विशेष ध्यान रखनी है, जितने भी टॉपिक अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं बिलियन की सांद्रता को रिप्रेजेंट करने के, तो वहां पर सभी जगह डिवाइड में बिलियन लिया गया है। दैट मीन्स चाहे तो आपने बिलियन की मात्रा ली या फिर बिलियन का आयतन लिया, बट आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वहां पर आप बिलियन नहीं लोगे, ठीक। तो यहाँ पर अभी भी बिलियन के मोलों की संख्या ली जाएगी, तो अंश में तो क्या लिखा जाएगा, एन बिलियन, पर डिवाइड में जो लिखना है आपको यहाँ पर हर में जो लिखना है वह विलायक का भार लेना है, इसका मतलब विलायक की मात्रा, तो डब्लू विलायक, और ये किस में लोगे, किलोग्राम में, और यहीं से हम लोग इसकी डेफिनेशन दे देंगे। तो मूलतः को जो रिप्रेजेंट करा जाता है वो स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, यह चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो मूलतः की डेफिनेशन क्या दी जाएगी, देखो इस फॉर्मूले से हम लोग देख सकते हैं, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस बिलियन की मूलतः कहलाती है, उस बिलियन की मूलतः कहलाती है। इसे किससे रिप्रेजेंट करा जाता है, स्मॉल एम से। और अगर इसकी यूनिट की अगर बात की जाए तो देखो मोल की यूनिट तो मोल ही रहेगी, और डिवाइड बाई डब्लू ब्लैक किस में लिया आपने, केजी में, तो केजी, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर केजी, तो मात्रक हो गया इसका मोल पर केजी। अगर कहीं पर इस तरीके से लिखा हुआ है कि 0.125 पॉइंट वन सॉरी 1.25, ठीक, स्मॉल एम NaOH, NaOH का जलीय विलयन, तो अगर आपको इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताना है तो क्या अर्थ निकलेगा यहाँ पर कि 1.25 मोल NaOH के 1 किलोग्राम जल में उपस्थित है। 1 किलोग्राम किस में उपस्थित है, जल में, क्योंकि जल यहाँ पर एज ए किसकी तरह ट्रीट कर रहा है, सॉल्वेंट ब्लैक की तरह ट्रीट कर रहा है, और यह इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हो जाएगा कहीं पर अगर ये चीज लिखी हुई है तो। और सिंपल वे में अगर जब भी आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर इसका निकालना हो तो आप लोग क्या करिए, जो भी उसने दे रखा है, जैसे स्मॉल एम दे दिया यहाँ पर 1.25, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो थ्योरी हम लोगों ने डेवलप की थी मूलतः की, उसी वाले फॉर्मूले से इसकी कंपेयर कर देंगे, तो एन बिलियन डिवाइड बाई डब्ल्यू विलायक केजी में। तो जब आप कंपेयर करोगे तो हम लोग इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं, अगर इक्वल रखेंगे तो ये हो जाएगा 1.25 इक्वल टू एन बिलियन और डब्ल्यू विलायक हमारा इस केस में क्या है, जल, और ये किस में लेना है, केजी में, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 1 मान लेंगे, तो इसका मतलब 1 किलोग्राम क्या है हमारे पास, जल उपस्थित है, और विलय के मूलों की संख्या कितनी है 1.25, और विलय के तौर पर हमारे पास कौन उपस्थित है यहाँ पर, NaOH, ठीक। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया हो कि मूलतः क्या होती है। इस तरीके से आपने मूलरता, मूलतः, मोल भिन्न और स्ट्रेंथ ऑफ बिलियन के बारे में भी सीख लिया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग इसे लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।